Reborn of Elite Classroom Episode 28। अविका आकर्ष की आंखों में गुस्सा देख रही थी, लेकिन फिलहाल अभी भी वह उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाह रही थी। आकर्ष अविका के दोनों हाथों को कसकर पड़े हुए उसके चेहरे के काफी करीब उसके ऊपर जाकर उसके चेहरे को देख रहा था और शायद अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा था। अविका उससे दोबारा से नजरें चुराते हुए बोलती है, आकर्ष प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ताकत है, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझो और मुझे छोड़ दो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। आकर्ष इस बात पर गुस्से में बोलता है, और जो कुछ तुम कर रही हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अविका अब कुछ नहीं कह रही थी। उसने उसे मुंह फेर रखा था और उसकी आंखें भर आई थी और आंसू अब आंखों में नहीं रुकना चाह रहे थे। आखिरकार अविका की आंखों से आंसू निकलकर बहने लगते हैं। आकर्ष उसकी आंखों से आंसू निकलता देख अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसके अंदर तकलीफ सी उठी थी, मानो वो अविका की आंखों में आंसू अच्छी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। अविका के आंखों से आंसू निकलने के साथ उसका चेहरा भी लाल हो गया। ये देखकर आकर्षक इधर उधर नजरें चुराने लगा और एक ही झटके में उसके ऊपर से उठ गया और एक गहरी सी सांस लेते हुए उसकी तरफ पलटकर देखते हुए बोला, मेरी बात सुनो। मैं फिर से पुराना वाला आकर्ष बन गया हूँ, लेकिन अब पूरे स्कूल को पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हम दोनों रिलेशनशिप में है, तो जाहिर सी बात है अब तुम्हारे लिए और मुश्किल होने वाली है। अभी के लिए मैं फिलहाल जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारे लिए हर कदम पर मुसीबत खड़ी होने वाली है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा अपनी जिंदगी से। तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, और जो कुछ भी कर रही हो, इसकी कीमत तो तुम चुकाओगी। यकीन करो, मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा, फिर तुम चाहे शिवराज दत्त की बेटी हो या इस देश के प्रधानमंत्री की बेटी। आकर्ष अविका को धमकी देते हुए वहां से उठता है और दरवाजे तक पहुंचता है और फिर से पीछे पलटकर गुस्से में एक बार उसे देखा है और रूम से बाहर निकलकर दरवाजा काफी तेजी से बंद करता है और अविका एकदम से चक्कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अविका उसके जाने के बाद कुछ देर तक दरवाजे को ही देखती रहती है कि तभी उसके दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अविका की आंखों में आंसू देखकर बोलो परेशान होकर दूसरे को देखते हैं और उसके बगल आकर बैठ जाते हैं। अनिका उससे सवाल करती है, तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम दोनों के भी सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ है? अविका इस बात पर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे उसके बीच ठीक होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। उसकी यह बातें सुनकर उसके दोस्त हैरान होते हैं और नित्या कंफ्यूज होती है और फिर गुस्से में बोलती है, अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब निकले? हम क्या मतलब है तुम्हारे और उसके बीच? कुछ नहीं है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो ना? फिर क्यों नहीं है तुम दोनों के बीच कुछ? अविका उन दोनों को इग्नोर करते हुए उठाती है और अपनी टेबल की तरफ आते हुए बोलती है, हूँ नहीं थी। ये सुनकर वह दोनों हैरान थे, लेकिन फिलहाल कोई कुछ नहीं कर सकता था। अविका अपने टेबल पर बैठी हुई थी और अपनी बुक खोलकर उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन फिलहाल उसका पैर कांप रहा था और घबराहट की वजह से उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। उसे आकर्ष की धमकियां याद आ रही थी। वह अच्छी तरीके से जानती थी कि आकर्ष इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहा होगा, कहीं ऐसा ना होगी अब किसी मुसीबत में आ जाए। दूसरी तरफ अक्षत भर भर करवटें बदलते हुए यही सोच रहा था कि आखिर अविका चाहती क्या है और वह आकर्ष से दूर क्यों हो रही है। कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक तरफा प्यार करता हूँ उसे, वह तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। शायद वह मुझे और आकर्ष को लेकर कंफ्यूज हो रही है। मुझे उसकी कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, क्या पता वह क्लियर मुझे बता दे सब कुछ। अक्षत यही सब सोकर करवटें बदल रहा था कि तभी उसके दिमाग में सक्षम का ख्याल आता है। सक्षम के बारे में सोचते ही वह आंखें बंद करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उठकर बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है, नहीं, सक्षम का कुछ तो करना होगा। गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, तुम मेरी अच्छाइयों का बहुत फायदा उठाया है, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा इंतजाम करने वाला हूँ। अविका अपनी टेबल पर बैठी होती है। करीब उसे 2 घंटे बीत चुके थे कि तभी एक लड़की उसके रूम में आती है। दरवाजा खोलते हुए वह पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाता है और अविका पर नजर जाते ही बोलती है, सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है बाहर, वह तुम्हें बुला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर तक आया था, शायद वह तुम्हें कॉल कर रहा है, लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही हो। अविका उसे लड़की का चेहरा देखते हैं और फिर तुरंत अपना फोन उठा कर देती है, तो सच में उसे बहुत सारी कॉल आई होती है और फिर वो उठकर बाहर की तरफ चली जाती है।
नीचे आने के बाद वह देती है तो अर्नव गाड़ी के सामने खड़ा होता है और जग्गू भी बगल में खड़ा होता है। अविका जग्गू को देखने के बाद थोड़ी देर देखते ही रह जाती है और फिर अपने आसपास नजर दौड़ती है ये देखने के लिए कि कोई और तो नहीं आया और आगे बढ़कर बोलती है, हाँ जग्गू बोलो। जग्गू इस बात पर बोलता है, वो आप लोग वहां से चले आए, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था तो मैंने बॉस से पूछा और उन्होंने कहा कि जो जाकर मिल सकते हो तुम, तो मैंने सोचा अगर आप लोगों से ही मिल लेता हूँ। अविका अर्नव की तरफ देखती है, वो हाथ बांध कर खड़ा था। वह चाहता तो कॉल करके उसे बुला लेता या उसे रूम में बुलाने को जा सकता था, लेकिन शायद वह अपनी नाराजगी जाता रहा था और उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। अविका फिर भी अर्नव से बात करने की कोशिश करने के लिए उसकी तरफ देखती है कि इतने में ही है अर्नव जग्गू की तरफ देखकर बोलता है, जग्गू मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था, तुम्हें जब तक जाए तुम यहाँ रख सकते हो। इतना बोलकर अर्नव वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। अविका उसे जाते हुए थोड़ी दूर तक देखी है और फिर जग्गू की तरफ देखती है। जग्गू अविका को परेशान देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या बात हुई है। खैर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि अर्नव वह भैया जिससे प्यार करते हैं, ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह सकते। अविका उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं और फिर जग्गू उसे बोलता है, वैसे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत सारी चीज़ मिलती है, शायद आपकी फेवरेट आइसक्रीम भी मिल जाएगी। अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो हम दोनों बैठकर आराम से आइसक्रीम खाएंगे और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। प्रॉमिस करता हूँ जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आपकी बातें अर्नव भैया से भी नहीं कहूँगा। अविका जिसका मूड पहले से ही खराब था यह ऑफर सुनकर सोचती है कि चलो इसी बहाने कम से कम हॉस्टल से थोड़ी देर दूर तो रहेगी, और फिर जग्गू के साथ गाड़ी में बैठकर वह रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाती है। इधर महिमा आराम से अपने रूम में बैठी होती है और बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है जैसे वह किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बजते ही जैसे उसकी आंखें चमक जाती हैं, वह अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो सच में सक्षम की ही कॉल आ रही होती है और तुरंत फ़ोन उठाते हुए बोलती है, कहाँ थे तुम, कब से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। सक्षम इस बात पर जमाए लेते हुए बोलता है, हम दरअसल मैं सो गया था और मुझे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी 10-10 कॉल पड़ी है। नहीं, मैं उसके इस बात पर इरिटेट होते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो, अगर तुम 10 मिनट कॉल बात ना करते तुम्हें हॉस्टल आए और उसके बाद तुम्हें बताती। महिमा की इस धमकी पर सक्षम गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, अगर मेरे पास कॉल करो तो सिर्फ काम के लिए करो। मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करो क्योंकि मैं इस दुनिया से परे हूँ और वैसे भी मेरा टारगेट मेरे सामने है, बहुत जल्दी मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। महिमा फिलहाल उसकी यह बातें नहीं समझ पाती लेकिन वह अपनी बातें रिपीट करते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह काम कब शुरू कर रहे हो, तुम कितनी जल्दी हो सकता है शुरू करो, क्योंकि मैं रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ किया है, अब बारी तुम्हारी है, समझ आई तुम्हें। सक्षम की यह बातें सुनकर एक बार अपनी आंखें बंद करता है और फिर बोलता है, ठीक है समझ गया, तुम्हारा काम आज से ही शुरू कर दूंगा, वैसे भी मुझे किसी नए शिकार की तलाश थी। इधर अविका जग्गू के सब बैठी हुई थी और अपनी आइसक्रीम में स्पून बार बार चला रही थी। जग्गू काफी देर से उसकी हरकतें देख रहा था और फिर बोलता है, लिटिल बॉस, अगर आप मुंह से बोलेंगे नहीं, इसी तरह परेशान रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है। प्लीज कुछ तो बताएं क्या हुआ है, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अविका उसकी इस बात पर उसकी तरफ पलट कर देखती है और फिर बोलती है, मैं बहुत परेशान हूँ, और सच बताऊं तो परेशानी ऐसी है कि मैं किसी से कह भी नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, देखा चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अर्नव को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि सब कुछ बहुत आसानी से हैंडल करना। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है वैसे कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। इस तरह कई दिनों से मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे वजह है, क्योंकि जब भी मुझे ऐसे घबराहट होती है कुछ न कुछ मेरी जिंदगी में बड़ा होता है। जग्गू इस बात पर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे रिलैक्स करते हुए बोलना है, आई एम सॉरी, लेकिन सच तो यह है कि बड़ा बदलाव से मतलब सिर्फ नेगेटिव ही नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक कुछ नहीं होता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जो होने वाला है उसको लेकर क्यों परेशान होना।
अविका इस बात पर उसकी तरफ देखती है और फिर थोड़ा सा सच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि क्या इसे कुछ भी बताना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर वह महसूस करती है कि अभी उसे अपनी बातें किसी से नहीं करनी चाहिए, पहले ही यह इसके साथ फ्रेंडली है, लेकिन ये अपने पुराने बॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार भी है, इसलिए शायद ऐसे कहना खतरे से खाली नहीं है, ये जाकर किसी ने किसी से बता देगा। अविका ये सोचकर थोड़ा इधर देखने लगती है, जगह के नीचे उसके ऊपर ही होती है। अविका थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसके चेहरे पर खो जाए, लेकिन फिलहाल वह अच्छी तरीके से जानता था कि यह उसकी औकात से बाहर है, बस यही सोचकर वह सर नीचे करके मुस्कुरा लेता। अविका अपना अलग ही परेशान थी, उसका समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। उसे कॉन्ट्रैक्ट के हर पेज को कोई याद कर रही थी। जग्गू उसकी आइसक्रीम की तरह दिखता है जो पिघल चुकी थी, और फिर वो उठकर दूसरी आइसक्रीम लाकर उसे देता है और साथ में बातें करके उसका मन भी बहलाता है, और उसे बार बार आइसक्रीम खाने के लिए भी इशारा कर रहा होता है, जिससे वह दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अविका का मन थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ था, लेकिन उसके टेंशन कम नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अनिका अपने रूम में आ गई थी। वह आराम से लेटी हुई थी कि तभी उसे वॉशरूम की तरफ जाना होता है। उठकर अपने वॉशरूम का दरवाजा खोलती है कि उसके रूम की लाइट अचानक से चली जाती है और थोड़ा बहुत उजाला आसपास से आ रहा होता है, लेकिन फिर भी काफी अंधेरा था कि तभी उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे से गुजरा। यह महसूस करके थोड़ा सा घबरा जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी धड़कन भी बढ़ जाती है। काफी ज्यादा परेशान होकर अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही होती है। रूम में साफ साफ उजाला आ रहा था, भले ही हल्का सा आ रहा था, और फिर वह थोड़ा सा डरती हुई खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की खोल देती है, जिस रूम में साफ साफ उजाला आने लगता है, और फिर वह रिलैक्स हो गहरी सी सांस लेती है। अनिका अपने रूम में फिर से चारों तरफ देखते हैं और फिर वॉशरूम की तरफ जाती है और वही सामने बेसिन पर खड़ी होकर मुंह धोने लगती है, और मुंह धोते हुए सामने उसकी शीशे पर नजर जाती है तो वह एकदम से चिल्ला उठती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने आईने में एक बहुत ही भयानक चेहरा देखा था। अनिका पीछे हो चुकी थी और उसकी सांसें काफी तेज हो चुकी थी। वह अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली थी। उसकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वह धीरे धीरे फोटो से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर तू अपना दरवाजा पीटने लगी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। अनिका काफी ज्यादा घबराई हुई थी, दरवाजे पर लगातार पीट रही थी और चिल्लाई जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज तो जैसे बाहर जा ही नहीं रही थी और किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी घबराहट हद से ज्यादा बढ़ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है। वह काफी ज्यादा घबराई हुई से 2 कदम पीछे ले लेती है और खुद को फिर से आईने में देखती है तो वह पूरी तरीके से पसीने से भीगी होती है, और फिर एक गहरी सी सांस लेकर अपने आसपास देखने लगती है और उसे बहुत ही अजीब सी चीज है महसूस हो रही थी। फिलहाल वह जबरदस्ती खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए बोलती है, रिलैक्स अनिका, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे शायद थोड़ी सी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसे अचानक नहीं बंद हो सकता है ये। आई होप ये सिर्फ और सिर्फ एक बुरा सपना है। ऐसे कई बार सपने आ चुके हैं मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। अनिका खुद को रिलैक्स करते हुए खुद को सांत्वना दे रही थी, और थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वह फिर से दरवाजे की तरफ जाती है और पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खुलता है कि इतने में ही दरवाजा तेजी से खुलता है और वह 4-5 कदम पीछे जाकर काफी तेजी से दीवार से टकरा जाती है और उसके सर में काफी तेज से चोट आई है। इसकी वजह से वह अपने सर पर हाथ लगा लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने सर को सहलाने लगती है, लेकिन उसका दर्द उसे डर के सामने कुछ भी नहीं था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले महसूस किया था। और फिर एक गहरी सी सांस लेकर वह सामने देखती है तो दरवाजा खुला होता है और वह दौड़कर दरवाजे से बाहर आती है कि इतने में ही रूम में लाइट आ जाती है और चारों तरफ उजाला हो जाता है। और जब वह सामने देखती है तो अर्नव उसके सामने खड़ा होता है और वह काफी ज्यादा हैरान होता है। अनिका अर्नव को देखकर एक पल के लिए परेशान होती है। अर्नव भी उसकी हालत देखकर हैरान होता है। वह पसीने से भीगी होती है और साथ में काफी तेज से बाथरूम से बाहर आई थी और साथ ही काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। इसके पहले अर्नव उससे कोई सवाल जवाब कर पाता कि अनिका दौड़कर उसके गले से लग जाती है और उसकी आंखें भर आती है। अर्नव के हाथों में कुछ चीज होती है, वह उन चीजों को बगल बेड पर रखते हुए अनिका के सर को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, सिर्फ लाइट ही तो गई थी, तुम्हारी रूम की इतना डरने की क्या जरूरत थी। अनिका इस बात पर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है,
मेरे वॉशरूम का डोर किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, बहुत मुश्किल से खुला है। अर्नव उसकी इस बात पर हैरान होकर उसके वॉशरूम की तरफ देखा है और फिर बोलता है, क्या? लेकिन डोर तो खुला हुआ है और यह कोई घबराने वाली बात नहीं थी, शायद लाइट चली गई थी और अंधेरे की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही घबरा गई। रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, मैं आ गया हूं ना, चलो सब ठीक हो जाएगा। अनिका, मैं हूं न। अनिका अर्नव की बातें सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स होती है। उसे लगता है कि शायद अर्नव उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है, लेकिन अर्नव उसे रिलैक्स करने के लिए सब कुछ बोल रहा था। उसने जो कुछ भी कहा अर्नव ने उसे बहुत ही करीब से अब्जॉर्ब किया और नोटिस भी। अर्नव थोड़ा सा परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा थी कि उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल वो अपनी परेशानी अनिका के सामने तो नहीं जाहिर कर सकता था, क्योंकि वो पहले ही बहुत घबराई हुई थी। अर्नव अनिका को रिलैक्स करके अपने हाथों में ली कुछ चीजें जो वो अविका, अनिका और नित्या तीनों के लिए लेकर आया था उसके हाथों में देता है और फिर उसे अकेले रहने से मन करता है और कहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारे ताकि उसके मन से यह भ्रम निकल जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम था, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका फिलहाल उसकी बात मानकर अपने दोस्तों के रूम की तरफ निकल जाती है, लेकिन उसने जो महसूस किया था वह भूल नहीं सकती थी। उसने जरूर किसी को देखा था और उसे पूरा भरोसा था कि उसके साथ कोई भी भ्रम नहीं हुआ है। उसने महसूस किया था कि वह शुभ बंद होने के बाद कोई तो था और वह कोई भ्रम नहीं था। अचानक से उसका इस तरह इतनी तेजी से बंद हो जाना और फिर उसके पूरी ताकत लगाने के बाद भी न खोलने और थोड़ी ही देर में खुल जाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और कोई भ्रम भी नहीं। अर्नव यहाँ से निकलकर सीधे बाहर आता है और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर किसी के पास कॉल करता है। काफ़ी देर तक बिल जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाता और फिर वो परेशान होकर बोलता है, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना बोलकर वो जग्गू के पास कॉल करता है। जग्गू अविका को लेकर हॉस्टल के बाहर आ चुका था और वह अर्नव का फ़ोन देखते ही उठता है और उसे बताता है कि वह बाहर ही खड़ा है। अविका जग्गू से बाय बोलकर अंदर हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है सामने देखकर तो उसकी आंखें ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि आकर्ष काफी ज्यादा गुस्से में अपने हाथों को बांधकर उसे ही देख रहा था। आकर्ष को देखकर एक बार के लिए अविका उसके आंखों में देखती है और फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती कितने में ही होगा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आकर्ष एक बार अविका के चेहरे को ध्यान से देखा है और फिर पीछे खड़े जग्गू को अपनी खतरनाक नजरों से देखा है और फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, कहीं तुम्हें ये तुम्हारा नौकर तो पसंद नहीं आ गया है? इतना बोलकर वह मुस्कुराता है। अविका फिलहाल उसकी हरकतों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आकर्ष गुस्से में ऐसी ही बचकानी हरकतें करता है और वह सिर्फ और सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा है। जग्गू को उसका अविका से इस तरह बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह काफी गुस्से में आकर्ष की तरफ देखा है। आकर्ष उसकी आंखों में गुस्सा देखकर बोलता है, अपनी नजरों को कंट्रोल करो, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम यहाँ खड़े हो सको और तुम मुझे घूर रहे हो। हद होती है, लगता है भूल गए पिछली बार की मार, दोबारा से याद ना दिलाना पड़े, क्योंकि इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जग्गू उसकी यह बातें सुनकर अपने हाथों के पंजों को कस लेता है और अपनी नजरें भी नीचे कर लेता है और एक गहरी सी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है, जवाब तो इसका जरूर दिया जाएगा और बहुत जल्दी, बस तुम देखते जाओ। आकर्ष उसकी नजरों को नीचे देखकर एक तिरछी स्माइल करता है। अविका अपने दोनों हाथों को बांधकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखकर बोलती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? अविका की इस बात पर आकर्ष उसके तरफ 2 कदम बढ़ता और अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर थोड़ा सा उसके तरफ झुकता है और फिर बोलता है, हरकतें तो तुम्हारी देखने वाली हैं, अरे अपना नहीं तो अपने बाप की रिपुटेशन का ख्याल कर लो, इस नौकर के साथ घूम रही हो, शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हें। खैर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी परवरिश ही ऐसे जगह हुई है। अविका ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसका चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन फिलहाल वह अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। उसका की जा रहा था कि आकर्ष को 2-3 थप्पड़ लगा दे, उसका मुंह बंद करवा दे, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि आकर्ष सिर्फ और सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा है, क्योंकि वह बाहर से खुद को भले ही इतना स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह उसे परेशान कर रहा है, लेकिन अंदर से वह उससे भी ज्यादा परेशान है और तकलीफ में है। अविका उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। आकर्ष को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वह जा रहा था कि वह उसकी बातों पर रिएक्ट करे, लेकिन शायद उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और उसके अंदर जो खलबली मची हुई थी वह तो शायद ही कोई देख सकता था।
उसकी बेचैनी और तकलीफ चीज़ों को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करता और शायद उसकी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करता कि वह किसी के सामने बैठकर अपनी तकलीफ को बात कर रोए। आकाश अभी गुस्से से अविका को देख रहा होता है कि अर्नव अविका के सामने से गुजरकर उसे इग्नोर करते हुए जग्गू की तरफ चलना है। आकाश एक नज़र और नव को देखा है और उसके बगल से गुजरने लगता है कि तभी अर्नव पीछे से बोलता है, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अर्नव किस बात पर आकाश बगैर पीछे पलट कर देखे जाते हुए जवाब देता है, मूड नहीं था मेरा इसलिए नहीं उठाया। इतना बोलकर वह आगे निकल जाता है। जग्गू काफ़ी खामोशी से खड़ा होता है, उसे थोड़ा सा परेशान देखकर आ रहा है। अर्नव बोलता है, हेलो, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह परेशान होकर क्यों खड़े हो यहाँ? ये बताओ, अभी का मूड ठीक हुआ? कोई बात हुई तुम्हारे और उसके बीच में? उसने कुछ बताया तुम्हें? अर्नव की इस बात पर जग्गू खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है, मैंने पूरी कोशिश की बात करने की, फिलहाल मैंने उनका मूड ठीक कर दिया था, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी वह, लेकिन किसी बात को लेकर तो परेशान है, ये बात तय है। मेरी बात माने तो आपको सब कुछ भूल कर उससे बात करें, वह काफ़ी अकेला महसूस कर रही है, आपकी ज़रूरत है उसे, और कुछ लोगों से तो बिल्कुल दूर रखें उसे, जैसे आकर्ष। ये सुनकर अर्नव जग्गू के कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, आकाश को लेकर रिलैक्स हो जाओ, वह कुछ भी कर सकता है लेकिन अविका को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इतना तो जानता ही हूँ मैं उसे। फिलहाल मैं तुम्हारी बात पर सोचता हूँ और वैसे भी कब तक नाराज रहूंगा मैं उसे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नाराजगी जरूरी है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम घर की तरफ जो, वैसे भी रात काफ़ी होने वाली है, चलो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और कुछ पता चलेगा कोई बात हो तो बताना मुझे, वैसे मेरा बहुत जल्दी घर आना होगा। जग्गू इस बात पर बोलता है, हुआ, जल्दी आइएगा, मुझे भी इंतजार रहेगा आपका। इतना बोलकर वह गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ निकल जाता है। अर्नव थोड़ी देर वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है और फिर वापस हॉस्टल की तरफ चला आता है। अर्नव सीधे हॉस्टल में आने के बाद आकाश के रूम की तरफ चला जाता है। आकाश अपने सोफे पर पैर फैलाकर बैठा था और उसके दिमाग में हजारों सवाल जवाब चल रहे थे कि तबीयत अचानक से उसका दरवाज़ा खुलता है तो उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जाती है। अर्नव उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। ये देखकर आकाश एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर इग्नोर करता है और फिर बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? अर्नव उसकी तरफ देखते हुए अंदर आता है और फिर उसके बगल आकर बैठ जाता है और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। थोड़ी देर वो दोनों ही शायद परेशान थे। आकाश अपने पॉकेट से सिगरेट निकलता है और अर्नव को ऑफर करते हुए बोलता है, चाहिए तुम्हें? अर्नव ये देखकर उसके हाथ से पूरा पैकेट ले लेता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, मत करो ये सब, इन सारी चीज़ों की लत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि यह सब करने से कुछ भी सॉल्व होने वाला है। आकाश इस बात पर परेशान होकर उसके हाथों से सिगरेट लेने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वापस करो। और सच तो यह है कि मुझे कुछ ठीक ही नहीं करना, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अर्नव भी उसके गुस्से को अच्छे से समझता था। फिलहाल वह सिगरेट अपने पॉकेट में डाल लेता है और उसके बाद थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है अविका और उसके आसपास के लोगों के साथ, यह सच में अबनॉर्मल है? मेरा मतलब। आकाश इस बात पर अर्नव के चेहरे को काफ़ी गंभीरता से देखने लगता है और फिर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ अभी? वो आकाश पूरी बात जैसे बोलना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही अर्नव समझ जाता है और फिर वह उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, वो ठीक है, लेकिन अनिका। वह काफ़ी घबराई हुई थी, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी हो रहा है, अचानक से लड़कियों का गायब हो जाना, ये जो स्टूडेंट मारे हैं हमारे हॉस्टल में, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब, कोई ताल्लुक है अक्षत से? मेरा मतलब ऐसा क्यों कर रहा है? वह क्या सच में वह इंसान नहीं है? अगर कोई इंसान नहीं है तो वह क्या है? क्या वह कोई वैम्पायर है? वैसे तो मैं सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता हूँ कि वैम्पायर जैसी कोई चीज़ एडजस्ट भी करती है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत देर कर दूँ जाने में। तुम्हें भरोसा है सारी चीज़ों पर? आकाश उसकी बातें सुनकर पहले तो मुंह फेरता है और फिर बोलता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने जो देखा था, और जब भी देखा था, हमेशा अक्षत को आसपास पाया था और उसने एक्सेप्ट भी किया है कि वही करता है ये सब कुछ, और मैंने उसका असली रूप भी देखा है। बहुत ढूंढने के बाद उसके असली रूप को एक बहुत पुरानी किताब में देखा था, लेकिन उस किताब का आधा से ज़्यादा पार्ट गायब है। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस हम उसे राक्षस के बारे में जान सकते हैं, आदि राक्षस कह सकते हैं हम उसे।
वो एक आदि राक्षस है। सच बताऊं तो मुझे उसे पर पूरा भरोसा हो चुका है कि वही यह सब कुछ कर रहा है। वह चाहे जितना सफाई देने की कोशिश करे, लेकिन उसके किसी भी बात पर भरोसा करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अर्नव उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसे तो जैसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अनिका को क्यों टारगेट किया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आकर्ष अर्नव को आधी बातें बताकर खामोश होकर सामने की तरफ देख रहा था कि अर्नव उसकी तरफ पलटकर दोबारा से देखा है और फिर बोलता है, समझ नहीं आता आखिर उसने अनिका को क्यों टारगेट किया होगा। तुम्हें कुछ अंदाजा है? यकीन करो, अगर अनिका या अविका में से किसी को भी कुछ हुआ तो मैं यूज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए अर्नव की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा था और शायद नफरत भी, क्योंकि अभी तक वह सस्पेंस में था या फिर उसे लग रहा था कि आकर्ष को शायद कोई गलतफहमी होगी। और शायद आकर्ष भी डायरेक्ट किसी के सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अर्नवी के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो कुछ भी इतने दिनों से चल रहा है इस हॉस्टल में वह सब कुछ अक्षत कर रहा है। अक्षत के अलावा ये कोई और क्यों करेगा, और वह अच्छी तरीके से जानता है, और शायद इसी वजह से दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई। आकर्ष ने उसे क्लियर करते हुए बताया, उसे सिर्फ एक शिकार चाहिए होता जिसके साथ वह कुछ दिन एंजॉय करता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और फिर उसे मार देता है। किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता वह, लेकिन हो सकता है कि अनिका को टारगेट करने के पीछे कोई वजह, क्योंकि तुम्हारे और उसके रिश्ते अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता तुमसे रिलेटेड किसी को भी उसे टारगेट करना चाहिए था। लेकिन अगर वह अनिका के पीछे है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। फिलहाल मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, उसे एक बार मेरे हाथ वो बाकी की भूख लग जाए तो मैं इसे खुद जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्नव इस बात पर आकर्ष की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने उसका असली रूप देखा, इतने दिनों से उसे जानते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि वह तुम्हें मार देगा या फिर वह तुम्हें नापसंद करता है, उसके बाद भी कोई चोट क्यों नहीं पहुंचता। आकर्ष इस बात पर आ रहा है, नवी की तरफ देखा है और थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि शायद उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, और फिर बोलता है, वैसे ये एक मकसद के लिए भटकते हैं और तब इंसानों को अपना शिकार बनना शुरू करते हैं जब इन महसूस होने लगता है कि इनका उद्देश्य पूरा होने वाला है, इनका टारगेट खत्म होने वाला है, और शायद अब यह आज़ाद होने वाले हैं या फिर अमर होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि वह इतने सारे लोगों की जान क्यों ले रहा है। फिलहाल उस किताब में तो यही लिखा था कि आदिराक्षस की वो जब मुक्ति की कामना करते हैं या फिर अमर होने की कामना करते हैं तब ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं, और करने के बाद शरीर का सबसे स्वस्थ पार्ट अपने साथ रख लेते हैं। शायद यह उनकी मुक्ति या इनके अमर होने में कोई काम हो आने वाला होगा। नहीं पता कि वह पार्ट कौन सा होता है और न जाने कितने लोगों को मारना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसे किताब में सही लिखा था तो सच में वह मुक्ति की ओर है या फिर अमर होने वाला है। पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह अमर होने वाला है तो यकीन न बहुत से मासूम लोगों की जान जाने वाली है और बहुत लोग उसके चपेट में आने वाले हैं, और अगर उसे मुक्ति मिलने वाली है तब भी हमें उसे रोकना होगा। फिलहाल मुझे ये तो नहीं पता कि वह मुझे या फिर तुम्हें टारगेट क्यों नहीं कर रहा है, या ज़्यादातर लड़कियों को ही टारगेट क्यों कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि अब उसका जिंदा रहना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। बस मैं इसलिए अक्षत को बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वह ऐसा नहीं था, जरूर के साथ कुछ हुआ है तभी वह इस तरह बन गया है। हो सकता है कि अक्षत हमेशा ऐसा ना रहा हो, वह राक्षस उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा हो। बस इसी उम्मीद में मैं भी कभी अक्षत को नुकसान नहीं पहुंचता हूं। वैसे आकर्ष की बातें थी तो सही, लेकिन अर्नव की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर सच में आकर्ष सच बोल रहा था तो उसका बैलेंस बढ़ता जा रहा है और इसका मतलब खतरा हर पल आसपास है। क्या उसे अविका और अनिका का स्कूल बदल देना चाहिए? अर्नव ये सवाल आकर्ष से करता कि उसके पहले ही आकर्ष बोलता है, कोई फायदा नहीं है, जिसको टारगेट करेगा उसके पीछे जाकर उसे मार देगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि बाहर लोग नहीं मर रहे हैं? बस बाहर वालों का हमें पता नहीं चल रहा है और अंदर वालों को हम जान जाते हैं कि वह गायब है, और किसी किसी की लाश मिल जाती है तो हम जान जाते हैं कि वह मर गया है। और वैसे भी भगाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ हजारों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से आए हैं, स्कॉलरशिप पर आए हैं। तुम्हें लगता है कि सबके लिए स्कूल छोड़ पाना आसान होगा? यह उनका ड्रीम स्कूल है, और तो और। आकाश की बात अभी कंप्लीट भी नहीं होती, अर्नव उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अनजान लोगों के बारे में भी इतनी फिक्र करते हो। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और उन्हीं लोगों की फिक्र करते हो जिन्हें तुम पसंद करते हो।
लेकिन अच्छा लगा ये जानकर कि तुम दिल से भी अच्छे हो और लोगों की फिक्र करते हो, जिसे तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो उनकी भी फिक्र करते हो। खैर, अब जब मैं तुम्हारी बात के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे भी यही एहसास हो रहा है कि भागना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वैसे उसे आदि किताब के बारे में क्या जानते हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि वह कहाँ मिलेगी? तुम बताओ, मैं वहाँ ढूंढने की और ढूंढवाने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर आकाश उसकी तरफ देखकर गहरी सी सांस लेता है और फिर बोलता है, सच बताऊं तो किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, और हमें इस तरह बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद अगर वह हमारे आसपास होगा तो हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे रूम में नहीं आ सकता है, ऐसा मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। मैं अकेले इस पर काम कर रहा हूँ। जितने कम लोग रहेंगे उतना कम हल्ला होगा और उतना कम लोगों को पता चलेगा। मैंने अपने आदमियों को लगा रखा है और जिस एरिया में मैं अपना ये काम करवा रहा हूँ वहाँ शायद तुम्हारी फैमिली वाले जाना अलाउ ना करे तुम्हारे लिए। अर्नव उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज होता है और थोड़ा सा हैरान भी। ऐसी कौन सी जगह है जहां उसकी फैमिली वाले उसे जाने को अलाव नहीं करेंगे, और उसे क्यों नहीं पता? आकाश को कैसे पता है कि उसकी फैमिली वाले क्या लव करेंगे क्या नहीं? और फिर थोड़ा सा सोचते हुए बोलना है, ओह, अब तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम जा सकते हो लेकिन मैं नहीं। फिलहाल मेरी फैमिली में तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं, तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि मेरी फैमिली वह मुझे जाने से मना करेगी, और अगर मना करेगी तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तुम अगर यह बात जानते हो कि वह मुझे मना करेगी तो ये भी जानते होंगे कि क्यों मना करेगी, तो क्या बताओगे मुझे कि तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ। आकाश उसके इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है, वैसे मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम इतना अनजान हो। मुझे लगा था हो सकता है तुम्हारे परिवार वालों ने कभी ना कभी तो तुमसे कुछ कहा ही होगा। ये बात बाहर है तो तुम्हारे घर में क्यों नहीं है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बारे में है, और अगर शायद मुझे पता होता कि तुम्हें ये बात नहीं पता तो मैं ये बात बोलता ही नहीं। खैर, हमारे फैमिली रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तू हो सकता है तुम्हारे फादर ने मेरे फादर से कहा था और उन्होंने ही थोड़ा बहुत जिक्र किया था। वैसे तो मैं उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यह बात थी और उसे जगह का नाम भी याद था। मुझे इतना बड़ा राज है, और सच बताऊं तो जब मैं ये बात सुनी थी तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और सच बताऊं तो अभी तक भरोसा नहीं है। जब तक मैं अपनी आंखों से अंदर जाकर देख न लूं तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल। उद्धरण चिन्ह। अर्नव अब आकाश की हरकतों से थोड़ा सा इरिटेट होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बातों को इतना घूम फिर क्यों रहा है। ये चाहे तो सीधे सीधे भी बता सकता है ना, और उसकी बातें इस तरह थी कि अर्नव की क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अर्नव एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे या फिर तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने घर में जाकर बात करूं इस बारे में? आकाश इस बात पर बोलता है, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सच में इसलिए हूँ कि तुम्हारे घर की बात है। तुम्हें पहले पता होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई वजह तो नहीं है? आकाश शायद अर्नव को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था और उसकी कोशिश थोड़ी बहुत कामयाबी हो रही थी, लेकिन फिलहाल अर्नव अपने गुस्से पर कंट्रोल करके खामोश होकर उसके चेहरे को देख रहा था। दोनों के बीच थोड़ी देर अजीब सी खामोशी होती है और फिर आकाश अपनी नज़र चुराने लगता है और फिर बोलता है, अच्छा ठीक है, बताता हूँ। क्या तुम्हें भरोसा है कि कोई 300 साल तक जिंदा रह सकता है? अर्नव उसकी बातें सुनकर अजीब सा मुंह बना होता है और ऐसा लगता है जैसे वह और ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और फिर बोलता है, सुनो, मैं समझ गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, शायद तुम ही अमर हो जियोगे 300 नहीं 3000 साल तक। अर्नव इतना बोलकर उसे मुंह फेरता है कि आकाश एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, वैसे मैं जिनको पसंद नहीं करता हूँ उनसे कभी मजाक नहीं करता हूँ। खैर, अगर तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही है तो एक बार इस बारे में जिक्र जरूर करना। अपने फादर से जाकर उनसे पूछना कि पंडित दयानिधि जी कौन है और कहाँ है। अचानक से पंडित दयानिधि की बात सुनकर अर्नव हैरान होकर उसकी तरफ देखा है, क्योंकि उसने ये नाम कई बार सुना था अपने दादाजी के मुंह से, और वह लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से नाम लेने के साथ साथ ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे वह कोई भगवान हो। हालांकि और उन्होंने कभी उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नाम सुनकर उसे याद आ गया था कि उसने ये नाम कई बार सुना है। अर्नव अब आकाश की बातें सुनता है तो वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है,
तुम कैसे जानते हो उन्हें और क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वह जिंदा है? आकाश इस बात पर बोलता है, हाँ, मेरे घर में बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह जिंदा है? मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा होंगे कि अंदर जाकर किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं जानते, कुछ तुम्हें तो पता होना चाहिए था। अर्नव इस बात पर उसकी तरफ देखा है और आकाश आगे की बात कंटिन्यू रखते हुए बोलता है, वो कोई देवता नहीं, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है जो 300 साल पहले पैदा हुआ था। नहीं नहीं, उससे भी पहले शायद, और 70 साल की उम्र से उसने अपनी सांसों पर कंट्रोल पा लिया और अपनी उम्र पर भी, और उसके बाद तब से वह तपस्या में लीन है। और अभी तक वो जो 108 बरगद के पेड़ से बनी गुफा है, सुना ही गादर के बारे में? वही, वैसे तो जल्दी वहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली का वहाँ जाना अलाउ नहीं है वरना उनका ध्यान टूट जाएगा। तुम्हारे फादर ने भी ये कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी होगी। कितना सही है कितना गलत, इस बात पर किसी बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। फिलहाल तो जो कुछ हो रहा है आंखों के सामने देखकर भी उसे पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम्हें नजर लग सकता हूँ कि इस बात पर भी भरोसा कृपना इतना आसान नहीं होगा। अर्नव हैरान था कि क्या सच में कोई उसका बुजुर्ग अब तक जिंदा है, वह भी इतना पुराना? क्या सच में ऐसा होता है? ये तो किसी धार्मिक पुस्तक की कहानी की तरह लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़े होता है, इतना बड़ा राज है और उसके घर में उसके पिताजी उसके दादाजी को पता है तो उसे भी पता होना चाहिए था। लेकिन उसे क्यों नहीं पता इस बारे में कुछ भी? उसके घर की बात है और उसे बाहर वाले से पता चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अर्नव अभी हैरान था और सच में भी था, और फिर वह आकाश की तरफ देखकर बोलता है, अच्छा, तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ऐसा? आकाश इस बात पर तुरंत जवाब देता है, हाँ, शायद तुम्हारे कदम वहां पड़ते ही वो तुम्हारे हार्मोन्स को महसूस कर लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि उनका ध्यान भटकने लगे। किसी और के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनका ही खून उनके आसपास रहेगा और खास करके परेशान रहेगा तो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि तुम्हारे फादर या फिर तुम्हारे फादर के फादर, तुम्हारे दादाजी आज तक वहां नहीं गए। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर तुम जाने का सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार उनसे सलाह जरूर ले लेना, वरना सर एग्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैं तुम्हें भड़का कर वहां भेजा था। अर्नव उसकी बातें सुनकर हैरान था, लेकिन फिलहाल अभी उसे किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अर्नव और आकाश काफी देर तक खामोश होकर बस वहीं बैठे हैं और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा सोच विचार करते हुए अर्नव अपनी जगह से उठता है और फिर एक प्यारी सी सांस लेते हुए सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है। आकाश थोड़ी देर यह सोचता है कि आखिर अक्षत अनिका के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। रात के 8 बजे अविका बाहर से अंदर की तरफ अकेले आ रही होती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, ओह गॉड, इस बीच तो जैसे पढ़ाई से मेरा कोई नाता ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे ये सब कुछ बैलेंस करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और उसे को तो मैं देख लूंगी। फिलहाल मुझे यह नहीं पता है कि मेरे ऊपर कौन कहाँ से नज़र रख रहा है, इस वजह से मैं किसी तरह की कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। आकाश को कुछ भी बताना ठीक नहीं है और गुस्सा हो जाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैं अगर उससे कुछ भी कहा तो वह गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि उससे ज़्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बस इसी वजह से तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फिलहाल अभी ज़रूरी ये है कि मैं अपनी स्टडी पर फोकस करो, पर अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उसे आदमी ने मुझे इतनी अजीब शर्तें क्यों मनवाए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें उसका कोई भी फ़ायदा हो सकता है। आकाश से दूर रहूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं, क्योंकि मैं उसकी अमानत हूं। मैं उसकी अमानत कैसे हो सकती हूं? ये सब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं किसी और की बेटी हूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जब मैं उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया था, तब तक एक नया ट्विस्ट आ गया मेरी कहानी में। अब मैं किसी और की अमानत हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आदमी मेरे पिताजी की नज़र औलाद है? अमीरों का क्या भरोसा, मैं ज़्यादातर ऐसे सुना है। अरे नहीं नहीं, बदतमीज हूँ, अपने फादर के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ? पहले ही मैं उनसे नाराज हूँ, लेकिन वह है तो मेरे फादर ही ना। ओह गॉड, फिर से मैं यही सब सोचने लगी। मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अविका खुद को शांत करके 2 कदम आगे बढ़ती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाती कि सामने सक्षम अपने हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे अपनी तरफ इस तरह देखा देख पहले तो अविका कंफ्यूज होती है और फिर अपनी दोनों आईब्रो उठाकर बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? सक्षम इस बात पर अपने हाथों को खोलकर एक स्टेप नीचे आते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बोलता है, ओह,
तुम मुझे अपना दोस्त रहती हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। अविका इस बात पर गहरी सी सांस लेकर अपने हाथों को बांधकर अपना सर दूसरी तरफ घूमती है और फिर दोबारा से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने जो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ? और वैसे भी तुम जानते हो ना मैं आजकल कितना डिस्टर्ब हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता चल चुका है, फिर इस तरह नाटक क्यों कर रहे हो? अनजान होने का मेरी जिंदगी इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इंसान हूँ भी या नहीं, कहीं कोई आकर मुझे ये ना बोल दे कि तुम एलियन हो, तुम्हें दूसरे ग्रह से गोद लिया गया है। अविका की बातें सुनकर सक्षम मुस्कुरा देता है, वह भी मुस्कुराने लगती है और फिर बोलती है, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरा मूड सच में खराब हो जाता है। हालांकि मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता हूँ, कभी कभार तुम्हारी हरकतों की वजह से नाराज जरूर हो जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देता हूँ तो ये सोचती हूँ कि तुम जरूर किसी काम से आए होंगे या फिर मुझे परेशान करने आए होंगे। उसकी ये बात सुनकर सच में एक स्टेप और नीचे आता है। अब उसकी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी, बहुत ही अजीब नज़रों से वो अविका को देख रहा होता है। उसके इस तरह एक स्टेप नीचे आने से अविका जो पहली स्टेप पर ही खड़ी थी नीचे उतर जाती है और फिर बोलती है, क्या तुम जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े होकर बोलने में कोई तकलीफ हो रही है? अविका की ये बात सक्षम सुनते ही उसके बगल से गुजरते हुए उसके कंधे पर धीरे से अपने कंधे से धक्का मारता है और फिर बोलता है, मुझे पता था कि तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें देखने चलाया था, और क्योंकि अब देख रहा हूँ कि तुम ठीक ठाक हो तो मैं जा रहा हूँ। बहुत परवाह होती है कभी कभी मुझे तुम्हारी। अविका उसके इस बात पर पीछे पलटकर उसे देखते हैं, उसे बहुत अजीब लगता है। सक्षम के छू लेने के बाद तो जैसे उसका शरीर ही घूम रहा था। क्या हुआ, उसने कुछ किया तो नहीं? अरे यार, वह तो सिर्फ मेरे बगल से गुजरा है, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन फिर भी वह उसे पलटकर देख रही होती है और फिर थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ बहुत सारे लड़के मुझे पसंद करते हैं, बहुत लोग परवाह करते हैं, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। सक्षम की बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाता है और अपने हाथ के पंजे को करता है और फिर आगे बढ़ जाता है बगैर पीछे देखे। अविका ने तो फिलहाल उससे मजाक किया था, लेकिन उसका मजाक सक्षम को जरा भी पसंद नहीं आया था। सक्षम थोड़ी दूर और आने के बाद पीछे का लगता है और हॉस्टल की तरफ देखते हुए बोलता है, बस कुछ दिन और अमावास की रात में तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर तुम किसी के भी आसपास जाओगे तो मुझे तुरंत खबर मिल जाएगा। फिलहाल मैं जानता हूं कि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारे जहां में मेरा ख्याल आता रहेगा तो मुझे भूल नहीं सकती है। खैर, मैंने अपना काम तो पूरा कर लिया है, अब बारी है तुम्हारी फ्रेंड की, उसका काम तमाम करना होगा वरना महिमा मुझे नहीं जीने देगी। फिलहाल यह महिमा कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रही है मुझे। काश इसे मेरा राज ना पता होता तो सबसे पहले ऐसे ही खत्म करता, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त आने दो, जल्दी तुम्हारा भी नंबर लगाऊंगा मैं। सक्षम महिमा को याद करते हुए बोलता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इधर अर्नव अनिका से मिलने के लिए अविका और नित्या के रूम की तरफ जा रहा होता है। सच तो ये था कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए ज्यादा जा रहा था, लेकिन क्योंकि वह उससे नाराज था तो यह नहीं कह सकता था कि वह उसी से मिलने आया है। अर्नव अभी हॉस्टल के चैनल के पास पहुंचा ही था कि उसका फोन बजता है। वह अपने पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है तो उसके पिताजी की कॉल आ रही होती है। वह फोन उठाते हुए बोलते हैं, जी। शिवराज जी इस बात पर थोड़ा सा संशय में होते हैं। वो इतनी रात को गार्डन में इधर से उधर घूम रहे थे और अर्नव के फोन उठाते ही बोलते हैं, अर्नव, मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे याद करके बताओ, तुम्हें लगता है कि अभी ठीक है? मेरा मतलब वह इस तरह अचानक गायब हुई थी, उसके व्यवहार में भी थोड़ा सा बदलाव था, तुमने बताया था। ये बताओ, तुमने किसी तरह का कोई निशान देख, अपना मतलब उसकी तबीयत में कोई बदलाव है, जैसे वो कमजोर लग रही हो या फिर अजीब अजीब बरकते कर रही हो, या फिर उसने कभी बताया हूँ कि वह घबराई थी, डरी थी, उसकी कोई नजर आया या ऐसा कुछ उसने तुम्हें बताया जो तुम्हें अजीब लगा हो उसकी हरकतों में? अचानक से अपने फादर के इन सवालों को सुनकर अर्नव हैरान होता है, क्योंकि यह सारी चीज उसके साथ हो चुकी थी, लेकिन अचानक से वह आज ही बातें क्यों पूछ रहे हैं? अर्नव उनकी इन बातों का जवाब देकर उन्हें और नहीं परेशान करना चाह रहा था, क्योंकि उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह काफी ज्यादा परेशान है। इस बात को लेकर अचानक से शायद उनके दिमाग में ऐसी कोई बात आई होगी या फिर उन्हें कुछ पता चला होगा जिसके चलते वह इतना परेशान हो गए हैं। अर्नव उन्हें इतना ज्यादा परेशान देखकर थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलता है, डैड, क्या हो गया है, इतना क्यों परेशान है? मैं हूं ना अवी के साथ।
आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ उसके आसपास में हमेशा रहता हूँ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ थी उसी के लिए हुआ हूँ। आप इतना परेशान ना हो। अगर ऐसी कोई भी बात होगी जो मुझे लगेगा कि आप तक जरूर पहुँचानी चाहिए तो मैं पहुँच जाऊँगा। फिलहाल मैं 1-2 दिन में घर आ रहा हूँ। मुझे भी कुछ जरूरी बातें करनी है आप लोगों से। अभी मैं अभी से ही मिलने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपसे बात करता हूँ बाद में और सब कुछ समझता हूँ। और जैसा आपने कहा ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। वह पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, छोटी छोटी बातों पर घबराती नहीं है पहली बार। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई भी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएगा। फिलहाल मैं आपसे घर आकर बात करता हूँ अच्छे से, सामने से। आप परेशान नहीं हो, मैं हूँ, तब देखूंगा और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। अर्नव के इतना रिलैक्स करने के बाद शिवराज जी थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक अजीब सा डर होता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उसे पंडित की कहानी बात सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अब तो अविका 16 साल से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो आधा से ज़्यादा खतरा ऐसे ही खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी उसे खतरा तो है ना, मुझे ही ध्यान रखना होगा उसका। उसे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम लोग। शिवराज जी इतना सोने के बाद तुलसी ग्राउंड में फिर से चक्कर इधर से उधर काटने लगते हैं। इधर अर्नव सीधे अविका के रूम में पहुंचता है तो अनिका अकेली ही अविका के बेड पर बैठी होती है। उसे इस तरह अकेले बैठे देखा अर्नव थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले क्यों बैठी हो? इस तरह तुम्हें मना किया था ना कि अकेले ना बैठना। तुम इतना डर गई थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? और वह दोनों कहाँ हैं? अनिका अचानक से अर्नव को देखकर उठती है और फिर बोलती है, अरे नहीं, मैं अकेली नहीं थी, अभी तक वह दोनों थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वह दोनों कुछ काम से बाहर गई है, शायद नेहा के रूम की तरफ। तुम थोड़ी देर पहले आए हो तो मुलाकात हो जाती, लेकिन तुमने लेट कर दिया। तुम इंतजार करना पड़ेगा वैसे। मुझे पता है कि तुम अभी से नाराज हो, लेकिन मेरे बहाने उसी से मिलने आते हो, इस बात को मैं अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम उसको लेकर बहुत फिक्रमंद हो, लेकिन यकीन करो वह अब ठीक है। कुछ बातें हैं जो अभी तक उसने किसी से बताई नहीं है, लेकिन वह बहुत चालाक है और इंटेलिजेंट भी। मुझे लगता है कि कोई इतनी आसानी से उसे बेवकूफ़ नहीं बन सकता है। अगर कोई बात वह छुपा रही है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उसे पर भरोसा करना चाहिए। आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो तुम। वह ऐसी लड़की है, उसकी गारंटी तो मैं खुद ले सकती हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी उसे अच्छे से जानते हो। ठीक है, हो गई नाराजगी, खत्म करो अब। अर्नव उसकी यह बातें सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उसके चेहरे को छूता है और फिर बोलता है, अरे मुझे तो लगा था इतनी बचकानी हरकतें करती हो, शायद अभी मेंटली मैच्योर नहीं हुई, लेकिन तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। कभी कभी मुझे तुमसे बहुत प्यार होता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो सच में। और थैंक यू सो मच मुझे रिलैक्स करने के लिए। मुझे पता है कि वह इंटेलिजेंट है, मुझे ये भी पता है कि वह कोई गलत डिसीजन नहीं लगी। और अगर यह सब कुछ कर भी रही है, ऐसा कुछ है भेजो छुपा रही है तो जरूर छुपाने वाली ही बातों की और बहुत मजबूरी होगी तभी छुपा रही है। लेकिन फिर भी उसने जो किया वह गलत था। थोड़ी बहुत पनिशमेंट तो वह डिजर्व करती ही थी, इसी वजह से मैं उसी से बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें इतना भी अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बुरा लगता है मेरा कि मैं यहाँ तुम्हारे बहाने उसी से मिलने आता हूँ तो तुम उसे कह सकती हो, यह नेचुरल है। हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगता हूँ। अनिका इस बात पर हैरान होती है और फिर बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अभी अभी मैंने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगता और तुम। अनिका को इस तरह नाराज होते हुए देखा अर्नव मुस्कुराता है और फिर आगे बढ़कर उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसके चेहरे को पकड़कर अपनी काफी करीब करके उसकी आंखों में देखने लगता है। अनिका ये देखकर अपनी नज़र झुका लेती है और उसका गाल लाल हो जाता है शर्म से। अर्नव उसकी हेयर कटिंग मुस्कुराता है और फिर बोलता है, आह तुम कितनी प्यारी हो, जी चाहता है कि तुम्हें खा जाऊं। इतना बोलते हुए वह एक सॉफ्ट की उसके लिप पर करता है। अनिका शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अचानक से उसे किस तरह किस करने पर वह थोड़ा सा हैरान होती है और फिर मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे ले लेती है तो अर्नव 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। अनिका 2 कदम और पीछे लेने लगती है। अर्नव उसे रोमांटिक अंदाज में देखते हुए 2 कदम और आगे बढ़ता है। अनिका पीछे दीवार में जाकर चिपक जाती है और अरुण उसके काफी करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और आंखों से ही प्यार बरसा रहे होते हैं। अर्नव दोबारा से बहुत ही धीरे धीरे उसके होठों की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। कई बार वह उसके होठों को देखा तो कई बार उसकी आंखों में। अनिका सिर्फ उसकी आंखों में बहुत ही मासूमियत से देख रही थी।
अर्नव झुककर उसके होठों को चूम लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अर्नव किस करते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके पीठ पर हाथ चलने लगता है और दोनों एक दूसरे में जैसे मदहोश होने लगते हैं। अनिका अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है और अर्नव किस करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बैग की तरफ जाने लगते हैं कि तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुलता है और दोनों एक ही झटके में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने होठों को छुटे हुए नजरें चुराते हुए एक बार दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने अविका और नित्या खड़े होते हैं। वह दोनों को अचानक से इस तरह अनकंफर्टेबल देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा था और फिर अविका अपना गला साफ करते कोई अंदर आती है और अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी करके उन दोनों को देखते हैं और फिर अपना हाथ पीछे बांधते हुए बोलती है, ओह, तो यहाँ क्या चल रहा था? क्या तुम दोनों में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और नित्या गलत समय पर आ गए यहाँ? मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। हम बताओ। अर्नव इस बात पर कुछ नहीं बोलता है। अर्नव और अनिका मुस्कुराने लगते हैं और थोड़ा सा शर्माते हुए दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। अविका और नित्या भी अंदर आकर बैठ जाते हैं। अर्नव थोड़ी देर अविका से बात करता है और उसे थोड़ा बहुत समझता है। अविका भी उससे सॉरी बोलती है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट करती है। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिलहाल वह अभी अपने भाई को नहीं बता सकती थी। सब कुछ लोगों के बीच ठीक हो चुका होता है, लेकिन अचानक से अनिका का सर भारी होने लगता है। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कई रातों से सोई नहीं है। थोड़ा बहुत बातें करते हुए नित्या उसे नोटिस करती है और फिर बोलती है, अनिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल नहीं रही हो और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हुई है? अनिका इस बात पर अपने सर पर थोड़ा सा हाथ लगती है और फिर बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा है। क्या मेरी आंखें लाल हुई है? मुझे तो नहीं पता चला। अर्नव और अविका क्योंकि उसकी तरफ देखते हैं और वह दोनों भी नोटिस करते हैं कि उसका चेहरा अचानक से उतर गया है। फिलहाल रात काफ़ी हो चुकी थी और खाने का वक्त भी हो चुका था। अर्नव तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर अभिषेक को बाहर भेजता है दवा लाने के लिए और फिर बोलो खाना खाने के लिए किचन की तरफ निकल जाते हैं। और हाल में पहुंचने के बाद अर्नव का फ़ोन बजता है और वह अपने फ़ोन की तरफ दिखता है तो अभिषेक की कॉल आ रही होती है और फिर वह बाहर की तरफ निकल जाता है अभिषेक से मिलने के लिए, क्योंकि वही तो दवा लेकर आया था। अनिका, अविका और नित्या तीनों ही हाल में जैसे ही आते हैं, अचानक से अविका के सामने आकर्ष आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखने के बाद वह उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन आकर्ष हर बार उसके सामने आ जा रहा था और उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। अविका थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलती है, ओह, क्या मुसीबत है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब क्या चाहिए बताओ। आकर्ष अनिका को एक बार नोटिस करता है, फिर उसे इग्नोर करते हुए अविका की तरफ देखकर बोलता है, अरे मैं तो बस तुम्हारे सामने खड़ा हो रहा था कि तुम मुझे भी देखो, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अविका उसकी इस बात पर इरिटेट होते हुए बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है? बार बार यह बोलकर तुम आखिर जाहिर क्या करना चाहते हो? और इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देता पूरे हॉल में पूरे हॉस्टल के स्टूडेंट से? मुझे उम्मीद है कि तुम कोई तमाशा नहीं करोगे, हटो मेरे सामने से। अविका की ये बात सुनकर आकर्ष सामने से हटता है तो नित्या और अनिका पहले निकल जाते हैं और अविका जैसे ही निकालने की कोशिश करती है, आकर्ष उसकी कमर पर हाथ लगाकर उसे टीले पर बैठा देता है। ये देखो, पूरी हाल पलटकर पीछे की तरफ देखने लगते हैं और सब आपस में बातें करने लगते हैं। अविका उसकी हरकत पर काफी ज्यादा हैरान होती है। सक्षम और अक्षत जैसे सुलग कर रहा हो जाते हैं। अक्षत तो एक पल के लिए अपनी सीट से उठ खड़ा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में आकर्ष की तरफ देखने लगता है। आकाश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वह तो शायद किसी को नोटिस भी नहीं कर रहा था और फिर उसे टाइल्स पर बिठाते हुए वह पलटकर पीछे देखा है। अविका नीचे उतरने की कोशिश करती कि वह उसके दोनों पैरों को पकड़कर उसे फिर से पीछे खिसका देता है और फिर पूरे हॉल में सन्नाटा सा हो जाता है और सबकी तरफ देखकर वह मुस्कुराता है और हाथ बांधकर अविका की तरफ देखता है और बोलता है, इस लड़की को ध्यान से देखो, तुम लोग जानते हो न इसे? और क्यों नहीं जानोगे, आखिर यह आकर्ष सिंह ओबरॉय की गर्लफ्रेंड है। सुबह रामदेव, क्योंकि सबको लगभग ये बात पता थी, तो आखिरी जताना क्या चाह रहा था। श्रेयांका जो पिछले कई दिन से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकर्ष उसको फोन तक नहीं उठा रहा था। ये सुनकर तो जैसे उसके दिल पर छुरियां ही चल जाती है। आकर्ष दोबारा से उसकी तरफ देखकर बोलता है, लेकिन यह मुझे धोखा दे रही है और कह रही है कि मेरे साथ गेम खेलेगी जैसे मैंने इसके साथ खेला था। तुम्हें लगता है इससे हो पाएगा?
आकाश के मुंह से यह बात सुनकर सब हैरान होते हैं और जब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तभी पीछे बैठा एक लड़का बोलता है, मुझे पहले ही लगा था कि शायद ये बदला लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया था उसके बाद कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसने बहुत आसानी से तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था, तो अगर वह तुम्हें धोखा दे रही है तो जरूर। आकाश उसे लड़की की तरफ गुस्से में देखा है और वह अपनी बात बीच में भी अधूरी छोड़कर उसी से नजर चुराने लगता है। अक्षत उठ खड़ा होता है और अपने पॉकेट में हाथ डालकर आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अच्छी बात है, लेकिन तुम ये सब कुछ इस तरह हाल में बात कर तमाशा क्यों क्रिएट कर रहे हो? दूसरों को परेशान करना बंद करो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, अकेले में सुलझाओ। आकाश उसके इस बात पर उसकी तरफ बढ़ता है और फिर बोलता है, ओह अच्छा, तो अब मुझे तुमसे एडवाइस लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे सब अपनी सीट पर शांति से बैठे हैं, अगर तुम भी वैसे बैठा और बैठे रहोगे तो अच्छा लगेगा, वरना कहीं ऐसा ना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। अक्षत इस बात पर काफी गुस्सा होते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अविका उसे रोते हुए बोलती है, अक्षत प्लीज, मैं किसी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ और झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं, ये जो कर रहा है इसे करने दो, हो सकता है कि ये सुकून मिल जाए ये सब कुछ करके। अक्षत इस बात पर तो कदम पीछे ले लेता है और आकर से फिर से उसकी तरफ पलट कर देता है और फिर मुस्कुराता है, क्या बात है, तुमने तो पूरा कंट्रोल कर रखा है, इसे तुम कहोगी तो ये सांस लेगा, तुम कहोगे तो नहीं लगा। खैर, मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अब ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी गुलाम भी है। अविका उसकी यह बात सुनते ही नीचे उतर जाती है और अपने हाथ बांधते हुए उसकी तरफ देखकर पूरे हॉल को इग्नोर करते हुए बोलती है, ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो बताना, हाथ बंद करे गुलाम की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए। आकाश इस बात पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता और काफी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। आकाश ने जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच, अक्षत और सक्षम अपने ही जगह पर खड़े हो गए, अपनी आंखों से ही आग उगल रहे थे, लग रहा था जैसे किसी भी वक्त आकाश को जलाकर राख कर देंगे। आकाश उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ये सब तो बस शुरुआत है, तुम देखते जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सुकून से रहोगी मुझे पहचान करके तो ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत प्यारी है ना, तुम्हें अपनी इज्जत लोगों के सामने बहुत अच्छी बनने की पूरी कोशिश करती हो ना, चलो ठीक है, जल्दी तुम्हारी इमेज में बदलता हूँ। अविका खाना खाकर बाहर निकलती है और उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे आकाश बदल रहा है, उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने करीब आने के बाद वह दोनों इस तरह अलग होंगे, और सबसे बड़ी बात थी कि उसका बताओ इस तरह बदल जाना, ये सबसे अजीब था, कहीं ऐसा तो नहीं क्या कर सकते उसके अंदर काम इंटरेस्ट ले रहा है। नित्या बाहर निकलती है और अपनी प्लेट सुनने के बाद इधर उधर देखते हैं। अनिका और अविका दोनों ही नजर नहीं आ रहे होते हैं, वह थोड़ा सा परेशान होकर और आगे जाती है तो अविका उसे नजर आती है, लेकिन वह तो जैसे अपनी ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे देखकर नित्या थोड़ा सा उसके पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वह अचानक से चौंक जाती है और पीछे पलटकर देखती है तो एक गहरी सी सांस लेती है और फिर बोलती है, ओह गॉड नित्या, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नित्या इस बात पर आसपास देखते हुए बोलती है, इसमें डरने वाली क्या बात थी, और अनिका वह कहाँ है, वह नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई इतनी जल्दी। अविका उसकी बातों पर ध्यान देते हुए इधर उधर अपनी नजर दौड़ने लगते हैं और फिर बोलती है, अरे मुझे क्यों पूछ रही हो, तुम्हारे साथ ही तो थी, हमारे पीछे ही तो बाहर आई थी, फिर अचानक से कहाँ चली गई। नित्या इस बात पर थोड़ा सा सोते हुए जवाब देती हो, नहीं, मैं तो वहां से देखती हूँ ही आ रही हूँ, मुझे तो वह कहीं नजर नहीं आई, शायद रूम में तो नहीं चली गई। अविका इस बात पर थोड़ा सा सोचते हुए बोलती है, हाँ, अर्नव मिल गया होगा ना, शायद उसी के साथ निकल गई होगी, इसी वजह से हम लोगों को नहीं देखा, वरना ऐसा कहा कि हम लोगों के बगैर चली जाती, परेशान नहीं हूँ, चलो चलकर अभी बताती हूँ उसे। अर्नव इधर आगे हॉस्टल के पास उन दिनों का इंतजार कर रहा था। अविका और नित्या आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे। अचानक से अर्नव को चैनल के पास खड़ा देखकर वह दोनों उसके पास आते हैं और इधर उधर देखते हुए अविका बोलती है, अनिका। वह उसके आगे कुछ बोल पाती कि अर्नव उन लोगों के पीछे देखते हुए बोलता है, अनिका कहाँ है? वह ठीक तो है ना, शाम को काफी डरी हुई थी, मैंने उसे अकेले रहने को मना किया था, तुम लोगों के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है वह? ये सुनकर वह दोनों हैरान होते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने करते हैं। अविका उसे थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलती है,
परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि वह अपने रूम में चली गई है। मैं जाकर एक बार देखती हूँ, उसके बाद अपने रूम में जाऊंगी। अगर वह अपने रूम में नहीं होगी तो मेरे रूम में जरूर होगी। तुम जाओ, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना उसे, ठीक है ना? अर्नव इस बात पर अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है, वह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा था उसे कि अकेले ना रहे। वह मेरी बात मानती क्यों नहीं है? फिलहाल देख लेना, उसे बताना मुझे। इतना बोलकर अर्नव बनना चाहते हुए भी वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है और इधर नित्या और अविका दोनों ही अनिका के रूम की तरफ जाते हैं और रास्ते में ही नेहा का कमरा पड़ता है। नेहा के रूम की तरफ देखते ही अविका थोड़ा सा सच में पड़ती है और फिर उसके रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखती है तो उसके रूम में कोई नहीं होता और नित्या की तरफ देखकर सवाल करती है, वो नेहा अभी तक घर से वापस नहीं है, क्या हुआ? नित्या इस बात पर उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, ये मुझे कैसे पता होगा, और वैसे भी उसका जमाना करेगा, आ जाएगी। यहाँ रहती है तो परेशानी लगती है, थोड़ा दिन घर में बिताएगी तो अच्छा रहेगा, कुछ दिन बाद ही आएगी, क्या फ़र्क पड़ता है? फिलहाल हमें अनिका पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वह हमें इस तरह के लिए छोड़कर क्यों चली आई? किसी बात को लेकर परेशान है क्या? अरुणावता के साथ आए होती तो बात समझ में आती थी, अकेले उसे तरह आना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई नया दोस्त बना लिया हो? अगर उसने ऐसा किया होगा ना तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। अविका उसकी बात सुनकर आगे तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका दिमाग कभी भी नेहा की तरफ ही था और वह सोच रही थी कि अभी तक वह वापस क्यों नहीं है, उसे आ जाना चाहिए। शायद उसके मन में नेहा को लेकर कई सारे सवाल थे जो वह उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि नेहा इस दुनिया में ही नहीं है। अविका और नित्या थोड़ी दूर और आने के बाद अनिका के रूम में आ जाते हैं। वह दरवाजा खोल के अंदर देखते हैं तो अनिका वहां नहीं होती। बोलोगे 2 बार आवाज भी लगते हैं, लेकिन कोई जवाब न आने पर दरवाजा बंद करके रूम की तरफ चले जाते हैं और अपने रूम पहुंचकर देखो दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं तो अनिका बेड पर बैठी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है। ये देखकर वह दोनों थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। नित्या बहुत ही धीरे से अविका की तरफ झुककर बोलता है, ऐसे बाहर क्यों देख रही है? यह इसे क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अविका जो अभी गेट पर खड़ी होकर कंफ्यूज होकर अनिका की तरफ देख रही थी, नित्या की बातों को इग्नोर करते हुए अंदर आती है और प्लेट बेड पर रखकर अनिका के सामने बैठ जाती है और कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद बोलता है, अनिका। अनिका अचानक से अपना नाम सुनकर चौंक जाती है और सामने अविका को देखकर अपने आसपास देखने लगती है और फिर सोचने लगती है ये सब क्या हो रहा है, और वह बोलती है, तुम दोनों कहाँ थी अभी तक? कितनी देर से मैं इंतजार कर रही थी तुम लोगों को। नित्या अपना हाथ पोंछते हुए उसके बगल आती है और बोलती है, ओह, ये बताओ तुम किस स्पीड से आई है? इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? जो इतनी देर से तुम इंतजार कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे साथ निकली थी बाहर, और फिर अचानक से रूम पर कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी? अनिका इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद भी नहीं पता कि वह कैसे यहाँ चली आए, और फिर वह अपने दोस्तों की तरफ कंफ्यूज होकर देखी है और थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करती है। उसका यह व्यवहार देखकर उसके दोनों दोस्त थोड़ा सा परेशान जरूर होते हैं, लेकिन फिर उसे रिलैक्स करते हुए अविका उसे कंधे पर हाथ रखती है तो अचानक से उसकी आह निकल जाती है। अनिका के इस तरह पर अविका तुरंत अपने हाथ हटा लेती है और फिर दोबारा ऐसे उसके कंधे की तरफ ध्यान से देखते हुए बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? इस तरह आवाज क्यों निकाली? तुम्हारी सब ठीक तो है? तुम्हें चोट लगी है क्या? दिखाओ मुझे। अनिका इस बात पर अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए कुछ महसूस करती है और फिर कंफ्यूज होते हुए बोलती है, पता नहीं, लेकिन अजीब सा दर्द है। शायद मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना चाहिए, इसी वजह से दर्द हो रहा है। अविका अपना हाथ आगे बढ़कर उसका टॉप थोड़ा सा उसके कंधे से हटाकर देखती है और फिर बोलती है, वो ये निशान। अचानक से निशान का नाम सुनकर अनिका डर जाती है। नित्या और अविका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। अनिका दोबारा से अपने गर्दन पर हाथ लगती है कि तभी उसके सर में अचानक से दर्द होता है और उसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाती है। अनिका के अचानक इस तरह बेहोश होने पर सब परेशान हो जाते हैं। अविका और नित्या तुरंत उसके चेहरे पर हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वह दोनों उसे कई बार उसका नाम लेकर भी बुलाते हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। इस पर वह दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अविका तुरंत से बेड पर लेटने के बाद अपनी पॉकेट से फोन निकलती है और अर्नव के पास कॉल करने लगती है। अर्नव वॉशरूम में होता है और उसे फोन का पता ही नहीं चलता, तब वह थोड़ा सा परेशान होती है। नित्या उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ? सब ठीक है? तुमने फोन नहीं किया? अर्नव को क्या कहा उसने? वह आ रहा है ना हमेशा लेकर, तब तक बाहर की तरफ चलना चाहिए, हमें इस अस्पताल ले ही जाना होगा।
अविका इस बात पर परेशान होते हुए इधर से उधर घूमते हुए बोलती है, पता नहीं लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझे लगता उसको फ़ोन उसके पास नहीं होगा, वह फ़ोन रखकर कहीं इधर उधर घूम रहा होगा, क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नित्या उसकी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए बोलती है, आकर्ष, हाँ, उसके पास कॉल करो, वह ज़रूर फ़ोन उठाएगी और उसे कंडीशन बताओ कि तो वह तुरंत हमारी हेल्प के लिए आएगा, तुम उसे हेल्प ले सकती हो। अविका उसका नाम सुनते ही दोबारा अपनी पॉकेट से फ़ोन निकलती है और उसे कॉल करने लगती है। आकर्षक अपने हाथ में ही फ़ोन लेकर बैठा होता है लेकिन उसकी कॉल देखने के बाद वह इग्नोर कर देता है। अविका दोबारा से उसे कॉल लगाते हुए काफ़ी परेशान होकर खुद से बात करते हुए बोलती है, आकर्ष, क्या कर रहे हो, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, बहुत अर्जेंट है। आकर्ष दोबारा उसकी कॉल देखकर अपना फ़ोन ऑफ कर देता है और सीधे लेट जाता है और करवटें बदलने लगता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे जिनके वह जवाब जानना चाह रहा था। फिलहाल अभी उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अविका कैसे किसी तरह की कोई भी बहस करे। अविका थोड़ा सा परेशान होकर फिर से उसकी तरफ देखकर बोलती है, यार वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, 1 मिनट में अक्षत के पास करती हूँ हमसे और कि वह ज़रूर रिप्लाई करेगा, रुको मैं देखती हूँ कोई तो आए हमारी हेल्प के लिए। अविका इतना बोलने के बाद तुरंत अक्षत के पास कॉल करने लगती है। अक्षत अपने रूम में बैठा होता है, वह इतनी रात को अविका की कॉल देखकर थोड़ा सा सच में पड़ जाता है और फिर तुरंत फ़ोन उठाकर अपने कान में लगाते हुए बोलता है, हाँ, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? अविका उसकी बातों को इग्नोर करते हुए काफ़ी परेशान होकर बोलती है, मेरी बात सुन, अनिका को कुछ हो गया है, वह बेहोश हो गई है, कोई जवाब नहीं दे रही है, हम लोगों से बाहर लेकर जा रहे हैं अस्पताल की तरफ, प्लीज़ बाहर आ जाओ हमारी हेल्प के लिए। मैंने अर्नव और आकाश दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद वह दोनों ही बिजी हैं, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अक्षत ये सुनकर कि अनिका की तबीयत नहीं ठीक हो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह तुरंत उठकर अपनी जैकेट लेता और अपनी फ़ोन को अपने कंधे और अपने कान के बीच में दबाकर अविका को रिलैक्स करते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है ना? और हाँ, अपना ख्याल रखो और उसका भी बाहर लेकर आओ उसे, और तुम रिलैक्स हो, जो कुछ नहीं होगा उसे हम लेकर हॉस्पिटल चलेंगे और वह ठीक हो जाएगी, चलो और मैं निकल रहा हूँ तुरंत। इतना बोलकर वह अपने रूम को बाहर से लॉक करता है और सीधे वहां से दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। उसे इस तरह जाता हुआ देखकर उसके दोस्त एक बार सोचते हैं कि अचानक से उसे क्या हो गया, लेकिन वह किसी से कोई बात नहीं करता और सीधे जाकर गर्ल्स हॉस्टल के सामने रुकता है जहां अविका और नित्या अनिका कुछ सहारा देकर बाहर तक लेकर आई थी बड़ी मुश्किल से। फिर उसके आगे से अक्षत उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके बाद उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी सामने से अर्नव आ जाता है। अर्नव अनिका को अक्षर की गोद में देखकर एक बार के लिए परेशान होता है लेकिन दूसरे ही पर वह महसूस करता है कि अनिका होश में नहीं है और फिर वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत उसकी तरफ बढ़कर बोलता है, इसे क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, क्या हो गया है? अविका थोड़ा सा नाराज होते हुए काफ़ी परेशान होकर बोलती है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ था, कब से मैं तुम्हें फ़ोन करने का ट्राई कर रही हूँ, तुम रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे, मैं परेशान हो गई थी, पत्नी से क्या हो गया, प्लीज़ उसे अस्पताल लेकर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है इस अस्पताल लेकर चलो, उसकी ज़रूरत है डॉक्टर की, पता नहीं क्या हो गया था, इस अचानक से यह बेहोश हो गई। और अर्नव ने तुरंत अभिषेक को कॉल किया और वह गाड़ी लेकर आ गया। अनिका को लेकर वह लोग तुरंत ही अस्पताल के लिए निकल गए। इधर आकर्षण करवटें बदल रहा था कि तभी निहाल उसके रूम में आता है और फिर बोलता है, ओह तुम यहाँ हो, तुम्हें पता चला क्या कि अनिका की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उसे लेकर अस्पताल गए हैं। अनिका का नाम सुनकर आकर्ष एक पल के लिए परेशान होता है और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा है और सोचने लगता है कहीं इसीलिए तो उसके पास कॉल नहीं कर रही थी अविका। अरे नहीं, इतना सोचने के बाद वह तुरंत उठाता है और गाड़ी की चाबी लेते हुए बाहर की तरफ निकलता है। निहाल भी उसके रूम का दरवाजा बंद करके बोलता है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और अनीता अब तक अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। इधर सब काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। अविका इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है और फिर अचानक उसकी नज़र सामने से आ रहा है आकर्षक पर पड़ती है। उसे देखकर वह नज़रें फिर लेती है, शायद वह और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी इस तरह उसकी कॉल इग्नोर करने के लिए।
फिलहाल अभी सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अनिका ठीक होगी या नहीं, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी, काफ़ी कमज़ोर भी लग रही थी। वह अचानक से एक ही दिन में इतने सारे बदलाव उसके शरीर में नजर आ रहे थे कि हर कोई हैरान था। अर्नव का हाल तो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। उनको कुर्सी पर बैठा हुआ अपने हाथों को अपने पैरों से जोड़े हुए बस हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था और घबराया हुआ था। उसे एक डर से लगा था कि कहीं वह अनिका को खो ना दे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आखिर डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर सब एक्साइटेड होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर एक गहरी सी लेकर अपना चश्मा निकलते हैं और फिर उन सबके चेहरे की तरफ देखते हुए अपना सरनामे हिलने लगते हैं। ये देखकर तो सुखी सांसें ही अटक जाती है। अर्नव की तो जैसे धड़कने ही रुक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर डॉक्टर कहना क्या चाहते हैं। सभी क्या हो गया? डॉक्टर के इस तरह रिएक्ट करने पर सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्नव सामने आते हुए बोलता है, क्या हुआ, कैसी है अब वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर उसकी इस बात पर एक बार सब की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं, ये केस कुछ अलग है। लड़की हाथ से निकलती जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्या हुआ है कि उसे होश ही नहीं आ रहा है। हमने हर मुमकिन कोशिश करी लेकिन अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन वजह क्या है अभी तक समझ नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह डिप्रेस्ड रहती थी, कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी बात इसकी वजह से वह जीना ही नहीं चाहती हूँ, कुछ हिस्सा आगे पीछे हुआ हो। अर्नव इस बात पर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलता है, यह क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह कहीं भी किसी तरह से परेशान नहीं रहती है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बताएं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। आपसे जो हो सकता है करें, मुझे नहीं पता। मुझे वह लड़की जिंदा वापस चाहिए। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ मेरे पता से बाहर है। अर्नव इतना बोलते हुए अपना सर पकड़कर वही बगल बैठने लगता है। अविका, निहाल और अभिषेक साथ में थोड़ी दूर पर खड़ा कर सकती दौड़ता है उसकी तरफ और उसे संभालने की कोशिश करने लगते हैं सब। अभिषेक उसे समझाते हुए बोलता है, प्लीज खुद को संभालो, ऐसे तुम टूट नहीं सकते हो, तुम्हें खुद को संभालना ही होगा। वह ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा हौसला रखो। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? खुद को संभालो जरा सा। और वैसे भी अभी डॉक्टर स्नेहा नहीं मानी है, वह अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वह ठीक हो जाए। कितनी कोई बड़ी बात नहीं है, वह सिर्फ पर हो से भी हो सोना कोई बड़ी बात नहीं है। अविका करोड़ों तो बनती नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार किए जा रहे थे। आकर्षक एक बार उसकी तरफ देखकर परेशान होता तो दूसरी बार हरनाव की तरफ देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अब जो थोड़ी बहुत बची हुई बातें थी आकर्षक उनके बारे में भी जानना चाह रहा था। और तभी वह नीचे बैठे अर्नव की तरफ देखा है और उसके बगल बैठ जाता है बिल्कुल उसी तरह। अर्नव उसे इग्नोर करते हुए सामने की तरफ देखकर अनिका को याद करते हुए बोलता है, अनिका, अंगूठी तो हो जाएगी ना? मुझे इतनी उलझन क्यों हो रही है? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आकाश इस बात पर अर्नव की तरफ देखा है और फिर बोलता है, इस तरह रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सच में चाहते हो कि वह बच जाए तो तुम्हें कुछ एक्शन लेना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं चाहता हूँ कि बात की बच्ची चीज़ तुम्हारे घर वाले तुम्हें सब कुछ बता दे। तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ है तुम्हारे घर में जो नहीं पता है और उनको जानने की कोशिश करो। हो सकता है उसी से तुम कुछ हेल्प कर पवनिका की। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें जरूर हेल्प मिलेगी वहां से। आकाश की इस बात पर वह कंफ्यूज होता है और सभी अक्षत की तरफ देखते हैं जो काफी देर से खामोशी से वही खड़ा था। अपना हाथ बंद कर अर्नव अक्षत की तरफ देखते हुए उठ खड़ा होता है और दौड़कर उसका कलर पकड़ता है कि इतने में ही अविका बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अर्नव की तरफ देखकर बोलती है, क्या कर रहे हो तुम? ये पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? अगर वह वहाँ टाइम पर ना आता तो हम अनिका को टाइम से हॉस्पिटल भी नहीं ला सकते थे। प्लीज़ खुद को संभालो, इस तरह चल जाती होने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, यहाँ तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने आप को संभालो और अपने गुस्से को बचा कर रखो। बाद में जितना जी चाहे उतना लड़ लेना। अर्नव वही रोते हुए बैठ जाता है अपने घुटनों पर और बोलता है, अनिका की यह हालत इसी की वजह से, इसीलिए सब कुछ किया है। अविका इस बात पर हैरानों का रक्षित की तरफ देखती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन ये बकवास नहीं कर सकते हो। तुम किसी के ऊपर इस तरह इल्जाम कैसे लगा सकते हो?
मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार आंखों देखी चीज भी झूठ हो जाती है। फिर तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हो। मेरा दिमाग मत खराब करो, ये हॉस्पिटल है और यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। अविका इतना बोलने के बाद एक बार गुस्से में आकर्षण की तरफ देखती है और फिर अर्नव की तरफ देखकर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। अर्नव वहीं बैठा होता है कि तभी अक्षत उसके बगल आकर अपने घुटने तोड़कर बैठ जाता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोलता है, तुम अगर सच में सब कुछ जानना चाहते हो तो अपने घर में जाकर अपने दादाजी और पिताजी से बात क्यों नहीं करते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें तुम्हारी सारे सवालों के जवाब बताएंगे और सारी सच्चाई भी। अगर तुम उनसे जाकर किसी भी चीज़ के बारे में बात करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार की एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे देगा। ये तुम्हारे अंदर है और जो नहीं बनते हैं अब तक और सवालों के भी जवाब वह दे देगा। एक बार जाकर उनसे बात करो और खुद को जानो, समझने की कोशिश करो। शायद अनिका को तुम बचा सको। हो सकता है कि अभी मैं तुम्हें सब चीज़ों का गुनहगार लग रहा हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे जाकर मेरे बारे में तुम्हारी विचारधारा बदल जाए। हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो बाकियों की तरह। अक्षत थोड़ा सा आकर्षक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। अर्नव गुस्से में अक्षत की तरफ देखा है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसके दिमाग में कुछ चीज़ चलती है और फिर उसे एहसास होता है कि वह अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से इस बारे में बात कर सकता है, क्योंकि आकर्षित ने भी यही बात कही थी कि उसके परिवार, उसके पिताजी और दादाजी को बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो उसे नहीं पता है। क्या उसे इस बारे में बात करनी चाहिए? ये जो इतने दिनों से हॉस्टल में चल रहा है और यह जो सारी चीज़ हमारे परिवार पर छाया बनी हुई है, क्या इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए हमें? लेकिन ये प्रॉब्लम तो हमारे परिवार की है ना, तो फिर इसे अनिका का क्या लेना देना है? नहीं, ये सब कुछ इतना बोला जाता चला जा रहा है। मैंने क्या कोई ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ? उसके बगैर मैं क्या करूँगा? मुझे जाकर अपने घर अपने फादर और अपने दादाजी से बात करनी ही होगी। हो सकता है कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी हो। अर्नव इतना सोचते हुए अपनी जगह से उठता है और आकर्षक उसके सामने आकर खड़ा होता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वह भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और दोनों ही घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में अर्नव आकर्ष के साथ अपने घर की तरफ निकल जाता है और पूरी रास्ते बस अनिका के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे बस कुछ भी करके अनिका को बचाना था। आकर्ष उसकी गाड़ी चला रहा था और शायद आकर्ष अर्नव की तकलीफ को महसूस कर सकता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे दिलासा दिलाए। फिलहाल वह दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं करते। अर्नव बस ये हर हाल में जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब, बंद कैसा होगा। अनिका को खो देने के डर से उसका हाल बुरा था। अविका अक्षत और निहाल के साथ हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि शायद जो कुछ हुआ उसके बाद वो घर जाना ही नहीं चाह रही थी। अविका भी बहुत कुछ जानने को क्यूरियस थी, लेकिन फिलहाल अभी वो अनिका को छोड़ के नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आखिर वह लोग घर पहुंच ही जाते हैं और अर्नव तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और सीधे अंदर की तरफ चला जाता है। आकर्ष भी बाहर की तरफ जाने लगता है। जग्गू अचानक से अर्नव को घर देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उसके पीछे पीछे आते हुए बोलता है, अरे भैया, आप इतनी जल्दी घर आ गए, आपने बताया नहीं, मैं आ जाता आपको लेने के लिए। कितना बोलते हुए उसकी नज़र आकर्ष पर पड़ती है और फिर वो 2 कदम पीछे हो जाता है। आकर्षक उसके सामने से निकल जाता है तो वह भी पीछे पीछे अंदर की तरफ चला जाता है। इधर दादाजी और शिवराज जी बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं और साथ में कोई एक और क्लाइंट भी था। अर्नव सबको इग्नोर करते हुए सीधे अपने दादाजी और पिताजी के सामने आकर बैठ जाता है और उसके बाद बोलता है, मेरी एक दोस्त बहुत खतरे में है, डॉक्टर पता नहीं लग पा रहे हैं कि उसे क्या हुआ है। अर्नव ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि शिवराज जी ने उसे हाथ दिखाकर चुप किया और उसे क्लाइंट को वहां से जाने के लिए इशारा किया और वह उठकर वहां से सीधे चला गया। और फिर शिवराज जी बोले, अर्नव क्या हो गया बेटा? इतना बोलते हुए वह एक बार आकर्षक की तरफ भी देखते हैं। रेना अपनी आंखों में आया आंसुओं को छुपाते हुए बोलता है, आपने जो कुछ भी पूछा था कि गले पर निशान, अजीब अजीब सी हरकतें। अविका के साथ ही सब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यह मेरे स्कूल की कई लड़कियों के साथ और 1-2 लड़कों के साथ भी हो चुकी है और आप साथ में मेरी दोस्त भी उसमें शामिल हो चुकी है। इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अर्नव की बातें सुनकर शिवराज जी और दादाजी काफी हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं और दादाजी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, यह क्या बोल रहे हैं आप दोनों? क्या सच में ऐसा कुछ है? मेरा मतलब बहुत सारे लोग, इसका मतलब बहुत दिनों से ये सब कुछ हो रहा है।
अर्नव इस बात पर अपने दादा की वो हर चीज बताता है जो उसे और आकर्ष को पता थी और जो कुछ भी हुआ था। ये सुनकर तो जैसे शिवराज जी की सांसें ही रुक सी जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को अपने से इतना दूर रखा था वह वजह वही हॉस्टल है जहां उसकी बेटी ने एडमिशन लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस? नहीं नहीं, अभी तक उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि यह कोई दूसरा मामला हो, लेकिन कोई रिस्क भी तो नहीं लिया जा सकता है। अविका भले ही 16 साल से ऊपर हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके ऊपर खतरा है। लेकिन आखिर उसे राक्षस ने उसे ढूंढा कैसे? एक मिनट, अगर उसने ढूंढा होता तो अब तक शायद अविका को नुकसान पहुंच चुका होता है, लेकिन शायद अभी तक उसे पता नहीं है। और फिर शिवाजी एकदम से परेशान होते हुए आकर्ष और अर्नव की तरफ देखकर बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों जानते हो और जो एक दो बच्चे जानते हैं उनसे बात करो और कोशिश करो कि यह बात किसी को पता ना चले कि अविका मेरी बेटी है। अगर यह बात बाहर आ गई तो उसकी जान को खतरा है। यकीन करो वह बहुत मुसीबत में आ जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी उसकी स्कूलिंग खत्म करना है और वही सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमें उसे घर में रखना पड़ेगा। इस वजह से कोशिश करो कि यह बात बाहर न जाने पर सबसे ज्यादा तुम लोगों का ध्यान इसी बात पर होना चाहिए कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। आकर्ष अब उनकी इस बात पर इरिटेट होते हुए बोलता है, अंकल क्या प्लीज आप कहानियां बुझाना बंद करके क्लियर बता सकते हैं कि आखिर किस वजह से अविका आप लोगों से इतना दिन दूर रही है और क्या वजह है जो ये सब कुछ इतनी अजीब चीज हो रही है वह हो रही है। और आपको पता है कि ऐसी चीज हो सकती है तो इसका मतलब है कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और कोई ना कोई खास वजह जरूर है। प्लीज सब कुछ साफ साफ बताएं। आपको अंदाजा नहीं है मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है अपनी आंखों के सामने। आकर्ष की ये बात सुनकर अर्नव भी जवाब पाने के लिए अपने पिताजी और दादाजी की तरफ ध्यान से देखने लगता है, लेकिन वह दोनों अभी जवाब नहीं देना चाह रहे थे। फिलहाल शिवराज जी इस बात को यही छोड़ते हुए बोलते हैं, मेरी बात सुनो बच्चों, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अरेंज करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए अभी हॉस्पिटल चलो, मैं भी चलता हूँ, मैं देखता हूँ उसे बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। उसे कुछ नहीं होगा, तुम लोग परेशान नहीं हो। बस मैंने जो कहा इस बात को अपने दिमाग में रखना, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वह मेरी बेटी है, समझ रहे हो ना तुम दोनों। इतना बोलकर शिवराज जी अपने कान में फोन लगाते हैं और किसी को कॉल करने लगते हैं और डॉक्टर बुलाने लगते हैं। अर्नव अभी भी अपने दादाजी की तरफ देख रहा था और फिर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कहीं देर ना हो जाए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो और आपको लग रहा हो कि मेरा जानना जरूरी है तो प्लीज़ मुझे बताएगा ज़रूर। दूसरी तरफ खड़ा जग्गू काफी ज्यादा कंफ्यूज था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है। फिलहाल वह किसी से कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता था। आकर्ष का इस तरह अर्नव के परिवार वालों से खुलने मिलना उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। और फिर अर्नव और आकर्षक दोनों ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जग्गू वहीं खड़ा थोड़ी देर उन दोनों को देखा है और फिर वो भी पीछे निकल जाता है। आकर्ष काफी ज्यादा परेशान था और एक साइड भी और उसके फोन पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी। वह उसे फोन को काटती रहा था और अपने फोन की स्क्रीन की तरफ भी एक बार नहीं देख रहा था। फिलहाल वह वापस हॉस्पिटल आ जाता है जहां बाकी 3-4 बच्चे होते हैं। शिवराज जी भी वहीं आ चुके होते हैं। उन सबको देखकर अविका अपनी नजरें चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगती है। वह अंदर जाते हैं और डॉक्टर से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर से अनिका का इलाज शुरू होता है और वहां नए डॉक्टर भी आ चुके होते हैं। उम्मीद यही की जा रही थी कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी भी उसके ठीक होने में वक्त है। यहाँ सबका हाल बुरा था, सब परेशान थे, सब बस यही जा रहे थे कि किसी तरह को जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसकी हालत देखकर हर कोई डरा हुआ था, सबको यही लग रहा था कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सब खुद को संभालने और रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर शिवराज जी अपने बच्चों की तरफ देखकर बस यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। आकर्ष अर्नव के पास आने के बाद एक गहरी सी सांस लेकर बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें एक बार जिद करके पूछना चाहिए था। फिर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाऊं, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। तुम यहाँ सब कुछ संभालना। इतना बोलकर वह पीछे पेलता है तो अविका सामने खड़ी होती है। वह कोई भी सवाल करती कि आकर्षक उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अविका अर्नव की तरफ देखती है, उसका तो हाल बुरा ही था, लेकिन फिलहाल उसे यह जानना था कि आकर्ष कहाँ जा रहा है। आकर्ष उसे किताब का बचा हुआ पेज ढूंढने के लिए उसी जगह पर जा रहा था जहाँ शायद उसे सबसे ज्यादा मन किया गया था जाने के लिए।
अविका को किसी चीज का कोई खास अंदाज नहीं था, लेकिन वह भी उसके पीछे ही निकल जाती है। अविका आकर्ष का पीछा थोड़ा सा चुप कर रही होती है और आकर्षक धीरे धीरे उसके घर की तरफ और फिर वहां से एक नया मोड़ ले लेता है। थोड़ी देर एक थ्री व्हीलर में और उसके बाद अंदर तक भी एक लड़की से लिफ्ट लेकर उसके पीछे तक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर आकर्ष जा कह रहा है और क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे दिन जो उसे पार्टी में वह लड़की मिली थी सच में यह उसी से मिलने जा रहा है, उतने क्यों। लेकिन ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अविका ये सब सोचते हो उसका पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ अर्नव अपने दादाजी और पिताजी के साथ बाहर खड़ा होकर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद उनका इंतजार खत्म होता है और डॉक्टर बाहर आकर उन दोनों की तरफ देखते हैं और उन्हें रिलैक्स करते हुए कहते हैं, हमने पेशेंट को अच्छे से देख लिया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अभी वह नॉर्मल है लेकिन बेहोश है। उसके बॉडी के बहुत सारे टेस्ट भी किए हैं हमने, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, शायद ब्लड की भी कमी थी, इसी वजह से वह बेहोश हो गई। हर होश में आने में इतना वक्त लग रहा है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जो मैंने की और मुझसे पहले भी जो डॉक्टर ने की थी वह भी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आप रिलैक्स हो जाए। मुझे उम्मीद है कि उसे जल्दी होश जाएगा, आप लोग हौसला रखें। शिवराज जी इस बात पर डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए उनको धन्यवाद बोलते हैं और फिर डॉक्टर सीधे अपनी घड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अनिका सेफ है, ये बात सुनकर अर्नव काफी रिलैक्स होता है और बगल वही चेयर पर बैठ जाता है। तभी दादाजी इधर उधर देखते हुए अर्नव की तरफ देखकर बोलते हैं, अभी वह नजर नहीं आ रही है, वह कहाँ है, उसे अपने दोस्त के पास होना चाहिए था। लेकिन नित्या वहीं खड़ी थी। दादाजी और शिवराज जी की बातें सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गई। अर्नव उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उठकर उसके पास आता है और फिर थोड़ा सा उसे अजीब तरह देखते हुए बोलता है, मुझे लगा शायद वह हॉस्टल चली गई होगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बात कुछ और है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। नित्या इस बात पर कुछ बोलती कि उसके पहले ही वह काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। तभी अर्नव पागल टेबल से पानी का गिलास उठना है और उसे पानी देते हुए उसे रिलैक्स करते हुए बगल बैठने को बोलता है और फिर नीचे घुटने पर बैठकर उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोलता है, नित्या तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम्हारी यह नर्वसनेस मेरी घबराहट बढ़ा रही है। खैर, क्या तुम पहले ये क्लियर कर सकती हो कि अविका ठीक है या नहीं प्लीज। नित्या इस बात पर रिलैक्स होते हुए बोलती है, हाँ, लेकिन वह यहाँ से आधे घंटे पहले निकल चुकी है और मुझे सच में नहीं पता कि वह आप ठीक होगी या नहीं। तुमने मना किया था कि उसे कहीं भी अकेले ना जाने दो, मैं उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। दरअसल वह आकर्ष के पीछे गई है, उसे लग रहा था कि आकर्ष से किसी अजीब जगह जा रहा है, शायद किसी लड़की से मिलने या फिर। अचानक से ये सुनकर अर्नव कुछ भी बोलना कि उसके पहले ही आकर्ष पीछे से बोलता है, क्या बकवास है, मैं यहाँ हूँ, मेरा पीछा क्यों करेगी, वह कहाँ गई, वह बताओ मुझे। आकर्ष को अपने सामने देखकर नित्या काफी ज्यादा हैरान होती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह परेशान होते हुए बोलती है, तुम ये कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें खुद देखा था कि तुम अपनी बाइक से इधर मेरी आंखों के सामने, जब तक तुम मुझे नजर आए थे तब तक मैं तुम्हें देखा था, तुम मेरी आंखों के सामने इधर ही सड़क से ओझल हो गए और इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकते हो। मुझे अच्छे से याद है, मैं तुम्हारा चेहरा देखा था, वह तुम ही थे, तुम्हारे पीछे ही तो वह निकली थी, अगर तुम यहाँ हो तो वह किसके पीछे गई है। आकाश इस बात पर हैरान होकर सबकी तरफ देखा है, सब हैरान होकर आकर्षक की तरफ देख रहे होते हैं। आकाश की तरफ देखा है, दोनों ही समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आकाश अगर यहाँ है तो वह किसके पीछे गई है और यह नित्य किसकी बात कर रही है। आकाश लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए आगे बढ़ता है और नित्या की तरफ देखकर उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है, देखो परेशान नहीं हूँ, रिलैक्स हो जाओ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, क्लियर बताओ मुझे, क्या तुमने सच में मुझे ही देखा था, हो सकता है कि तुमसे कोई गलतफहमी हो गई हो। नित्या इस बात पर आकर्षक से थोड़ा सा डरते हुए 2 कदम पीछे लेती है और फिर अपनी आईब्रो रिकॉर्ड कर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो ठीक है मुझसे गलती हो गई तो अविका, उसे भी गलतफहमी हो गई क्या, उसने मेरे सामने तुम्हारा नाम लिया था कि आकर्षक कहीं तो जा रहा है और काफी घबराया हुआ लग रहा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि यह किसी लड़की से मिलने जा रहा है, इस लड़की से जो उसे रात पार्टी में मिली थी, जिसे तुम बातें कर रहे थे, शायद उसने तुम्हारी फोन में उसकी फोटो देखी थी जिस पर तुमने कमेंट भी कर रखा था, इसी वजह से वह कई दिनों से काफी डिस्टर्ब थी। एक बार चलो, चाहे जो कुछ भी हो जाए उसे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज झूठ बोला बंद करो, मैं तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था, वह तुम्हारे पीछे ही गई थी।
अर्नव अब एक झटके में आकर्ष के सामने आकर खड़ा होता है और फिर बोलता है, ये सब क्या है, मेरे समझ क्यों नहीं आ रहा है। अभी अर्नव की बात कंप्लीट हुई ही थी कि पीछे से शिवराज जी और दादाजी भी आ जाते हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज देखकर वह लोग आप एक दूसरे को देखते हैं और फिर शिवराज जी आगे आते हुए बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग इतना घबराए हुई क्यों हो। डॉक्टर जा चुके हैं, हम दोनों अंदर उसे बिटिया से मिलकर भी आ चुके हैं। फिलहाल अभी तक उसे नहीं आया, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। और तुम लोग, क्या हुआ है, तुम लोगों को इस तरह परेशान क्यों हो, बताओ। नित्या इस बात पर कुछ बोलने की कोशिश करती कि अर्नव उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ। दरअसल अविका कहीं अकेले चली गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है और लग रहा है कि जो अनिका के साथ हुआ है उसके साथ भी रिपीट हो सकता है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था। फिलहाल हम लोगों से देखने के लिए जा रहा है कि वह कहाँ गई है। एक काम करो, आप लोग लगातार उसे कॉल लगाए, नित्या उसका फ़ोन ट्राई करो और अगर पता चलता है तो मुझे तुरंत बताना। इतना बोलते हुए वह तुरंत बाहर निकल जाता है। आकर्ष भी उसके पीछे ही बाहर निकल जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। अविका ऐसे कैसे किसी गलतफहमी के शिकार होकर किसी के पीछे जा सकती है, वह मुझे पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकती है। आकर्ष इतना सोचने के बाद अर्नव की तरफ देखकर बोलता है, सुनो, अक्षत कहाँ है, वह हॉस्पिटल आया था तो फिर हॉस्पिटल नज़र क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही उन दोनों को कंफ्यूज किया हो और इस कंफ्यूजन में अविका उसके पीछे चली गई हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सच में वह काफ़ी खतरे में है, हमें जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना ही होगा। अर्नव इस बात पर काफ़ी गुस्सा होते हुए बोलता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें पता भी है मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगा कि मेरी बहन को कोई मुझे कार्टून लेकर चला जाए जहां से वह कभी वापस ही नहीं आएगी। मुझे नहीं पता, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जो करो उसे ढूंढो, मुझे वह हर हाल में चाहिए। और यह किसी लड़की का चक्कर है, बताओ, मुझे तुमसे प्यार करती है तो उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। आकाश इस बात पर हैरान होते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात करी थी, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अभी इस बारे में बाद में डिस्कस करके, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अविका को ढूंढना, वैसे भी उसे ढूंढना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्नव अभी भी उसकी बातें इग्नोर करके अपनी बाइक तेज करता है और आगे निकल जाता है। आकाश बाइक चलाते हुए बस यही सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आकाश काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसे बात का डर होता है कि कहीं सच में वह अविका को खो न दे। फिलहाल वह अपने कान में फ़ोन लगाए हुए खुद से बातें करते हुए बोलता है, अभी प्लीज़ एक बार फ़ोन तो उठा लो, मुझे जाना है कि तुम कहाँ हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, इसका लोकेशन ट्रैक करो, यही सही रहेगा, अभी पुलिस स्टेशन फ़ोन करता हूँ। इतना बोलकर को फ़ोन करता कि उसके पहले ही उसके फ़ोन पर कॉल आने लगती है। अर्नव की कॉल देखकर वह तुरंत फ़ोन रिसीव करता है। अर्नव इस बात पर बोलता है, हम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने उसका फ़ोन ट्रैक करवाया है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या तुम दूसरा रोड ले सकते हो प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमसे कोई भी गलती हो और ज़रा सी भी दे रही हो। अगर वह किसी काम से बाहर गई होती तो शायद एक बार घबराहट कब होती, लेकिन वह तुम्हारा पीछा करते हुए गई है और तुम मेरे सामने हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेचैनी को समझ पा रहे हो। और जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ मुझसे ज़्यादा बेचैन हो तुम, तो प्लीज़ कोई भी गलती मत करना, इधर से जो हम वही मोड़ पर मिलेंगे, प्लीज़ रोड चेंज करो। आकाश इस बात पर बोलता है, तुम्हें प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये करना ही है, यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। इतना बोलकर बोलो फ़ोन रख देते हैं और अपनी बाइक की स्पीड काफ़ी बढ़ा लेते हैं। इधर नित्या काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल वह दादाजी और शिवराज जी के साथ बैठी हुई होती है, वो दोनों उसे रिलैक्स करने में लगे होते हैं और खासकर ये जानने की के लिए बात कर रहे होते हैं कि राखी पूरा मामला क्या है और यह सब कुछ क्या हो रहा है। इधर अविका उसे लड़के का पीछा करते हुए अब पैदल चलने लगी थी। आकर्षक अब जंगल की तरफ जाने लगा था, वह काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर यह जा रहा है, यहाँ कौन मिल सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह यहाँ क्यों मिलने आएगी किसी लड़की से, वह इस तरह तो नहीं है, हमेशा किसी अच्छे होटल या फिर किसी अच्छी जगह ले जा सकता था, आखिर यह करने के आया है। अब तो मुझे और भी बेचैनी हो रही है ये जानने के लिए कि इसके दिमाग में चलता क्या है। इधर अक्षत निहाल हॉस्टल वापस आ चुके थे और नित्या एक
एक करके सारी बातें शिवराज जी और दादाजी को बता रहे थे। ये सब सुनकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बात उनके बच्चों ने उनसे क्यों छुपाई। शायद उनकी ही गलती है, उन्हें ही उसे राज के बारे में बता देना चाहिए था जो इतने दिनों से उनके फैमिली के बीच बचा हुआ था। उन्हें लगा था कि शायद अपनी बेटी को खुद से दूर रखने के बाद उन्होंने उसके ऊपर से मुसीबत हटा दी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी बेटी खुद चलकर मुसीबत तक चली आई थी और उन्हें खबर तक भी नहीं थी। नित्या ये भी बताती है कि उन लोगों को अक्षत के ऊपर ही संदेह है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। हालांकि आकाश पूरा दावा करता है कि यह सब कुछ अक्षत ही कर रहा है, लेकिन अर्नव अभी इस बात पर भरोसा नहीं करता। शिवराज जी अब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह अपना फोन निकालकर बार बार के पास कॉल करने लगते हैं। फोन न लगने पर वह आकर्षण का नंबर लेकर उसके पास भी कॉल करने लगते हैं, लेकिन वह भी फोन नहीं उठाता है। दोनों ही बस अपने जोश में थे। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही टारगेट था और वह थी अविका। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।